सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हमारे पास हैं अक्षय वाघ, जिन्होंने के एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम को निकाला है। अगर मैं इनके बारे में बोलूं तो इनके बारे में सबसे जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको याद जो पता होनी चाहिए वो क्या है कि ये बिलोंग करते हैं एक बहुत ही रिनाउंड हमारे सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे जी। तो जिन गांव से वो हैं, रालीगंज सिद्धि, वहीं से ये बिलोंग करते हैं अक्षय, और इनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अगले आने वाले समय में सुनोगे इनके बारे में, तो इनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे इन्होंने एक ड्रीम सोचा था, जो ये बनना चाहते थे, बट तकदीर में कुछ और लिखा था, तो इन्होंने उस जर्नी को बिल्कुल मोड़ा, और मोड़ा भी ऐसा कि उसमें ब्रेक नहीं लगी, उसमें कुछ ना कुछ करते रहे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं ये। तो आज इनके बारे में पूरा आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा इस सक्सेस स्टोरी में। तो एंड तक देखना, बिकॉज बहुत चीजें आप यहाँ से लर्न करेंगे अगर आप एक बडिंग एस्पिरेंट है, चाहे वो यूपीएससी के हैं या फिर अगर आप एपीएफसी या फिर आरबीआई को भी टारगेट कर रहे हैं, तो तब भी आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सो वेलकम अक्षय टू द सेशन। Thank you for the kind introduction. सो अक्षय, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने बात की, आप रालेगन सिटी से हो, और जब कल मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था तो हमें आपने बताया कि मैंने बेसिक एजुकेशन अपनी अपने गांव में की है, जो आपने फर्स्ट टू फिफ्थ तक अपने गांव में पढ़े। उसके बाद आप नवोदय में गए और आपने वहां पे जाके सिक्स टू ट्वेल्थ तक की पढ़ाई की। तो मैं पहला चीज आपसे यही पूछना चाहता हूँ, बिकॉज जनरली ये एक बहुत चीज है, बिकॉज अभी भी मेजोरिटी ऑफ इंडिया में बहुत बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं गांव में रहते हैं, वहां पे प्रेपरेशन करते हैं, और एक सबसे पहला मेंटल ब्लॉक दिमाग में आता है कि गांव से तैयारी नहीं हो पड़ेगी, हमें तो शहर में ही जाना पड़ेगा तभी तैयारी हो सकती है, गांव से तो कुछ नहीं होता, तैयारी नहीं हो सकती। अगर होती भी है तो लोग बोलते हैं सोर्सेज ही बहुत कम है। तो मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपने बेसिक एजुकेशन की और जब आप नवोदय की तरफ मूव किए, तो वो एक कैसी जर्नी थी सर? तो पहले से ही कि मैं तो ब्राइट स्टूडेंट मतलब बचपन से ही था। क्लास 3 की उम्र में मतलब एज 3 की उम्र में आंगनवाड़ी होता है ना, तो वहाँ पे मम्मी ने मुझे एनरोल कर दिया था। और आंगनवाड़ी में मैं मतलब बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा आगे था, ऐसा स्टूडेंट टीचर्स ने देखा। और एज 5 में ही मेरा फर्स्ट क्लास में एडमिशन कर दिया था। तो अभी तो एज 6 में होता है ना फर्स्ट में एडमिशन, तो बड़े जल्दी। तो ये बात हो गई कि मेरे सारे पीयर्स मेरे से ज्यादा एज वाले थे। तो एक फैक्टर ये होता है कि फिर आपके ऊपर ज्यादा अटेंशन चला जाता है क्योंकि आप छोटे होते हो ना। तो मेरी जो क्लास टीचर थी, कल या परसों में गया था ना मेरे गांव में फेलिसिटेशन लेने, तो वो मुझे मिली। तो उन्होंने फर्स्ट से फोर्थ तक वो ही मेरी क्लास टीचर थी। तो उन्होंने मुझे स्पेशल अटेंशन दिया कि ये करेगा कुछ, और वो मेरी माँ को हमेशा कहती थी कि ये बंदा है ना, करेगा आगे जाके कुछ बनेगा, तुम देखना ये बात मैं लिख के दे रही हूँ, ऐसा वो बोलती थी उस टाइम। तो उनका स्पेशल अटेंशन था। और मैं भी अच्छा स्टूडेंट था, तो फोर्थ में हमारे यहाँ पे मिडिल स्कूल स्कॉलरशिप होता है। तो उसका 300 मार्क्स होते हैं। तो 100 के 3 पेपर होते हैं। पहला होता है कि बुद्धिमत्ता चाशनी, मतलब वो सी सेट की तरह ही होता है। आपका जो मेंटल एप्टीट्यूड है वो चेक होता है। दूसरा होता है मराठी, और तीसरा होता है मैथ्स। तो ये तीनों मिलके 300 होते। तो उन 300 में से मुझे 294 मिले थे। और मैं डिस्ट्रिक्ट में सेकंड या थर्ड टॉपर था। और स्टेट में कुछ 10th के नंबर पे होऊंगा शायद। तो क्लास 4 में ही तो ये था कि फिर क्लास 5 में नवोदय का एग्जाम दिया मैंने। तो लोगों ने देखा कि स्कॉलरशिप में इतने अच्छे मार्क आए तो नवोदय को देखना चाहिए। बीच में मेरा एकलव्य, आपको पता होगा एकलव्य स्कूल भी होते हैं। जी जी, तो ईएमआरएस। धुले में, हाँ, एएमआरएस। तो वहां पे भी धुले में मुझे आया था कि आप जा सकते हो उधर। लेकिन धुले बहुत दूर पड़ता है मेरे डिस्ट्रिक्ट से। एक डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके जाना पड़ता है, अहमदनगर नासिक, और फिर धुले आता है। तो इतना दूर नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए घर वालों ने वेट किया। नवोदय का बोले कि नवोदय हमारे ही तालुके में है, पारनेर मेरा तहसील है, उसी में आता है। तो मेरा गांव जो है रालीगंज सिद्धि, वो भी पारनेर में है। और नवोदय विद्यालय जो अहमदनगर का है टाकी डोकेश्वर, वो भी पारनेर में है। तो डिस्टेंस बड़ा कम था। और इसलिए मैं स्कूल में भी था ना, तो मेरी मम्मी हर वीक आती रही जाती रहती थी। तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि फैमिली से दूर रह के पढ़ा मैं 6वीं से 12वीं तक। तो वो चीज थी कि हमेशा उनका गाइडेंस था। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही रहा है कि एकेडमिक में वो ध्यान देती रहती कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। तो वो चीज थी।
तो बेसिक में यही कहूंगा कि बेसिक एजुकेशन है ना आपके ऊपर है। अगर आप अटेंटिव स्टूडेंट हो ना, टीचर्स आपको नोटिस करेंगे, क्योंकि टीचर्स को भी पढ़ाना है, टीचर्स ऐसे ही तो नहीं। तो ब्राइट स्टूडेंट हो तो आपको तो टीचर नोटिस करेंगे, और हर एक अपॉर्चुनिटी बताएंगे। बस आपके ऊपर है कि वो अपॉर्चुनिटी को लेना है कि। अगर मैं वैसे फिफ्थ स्टैंडर्ड में सोचता कि नहीं मुझे घर पे ही रहना है, गांव में ही पढ़ना है, बाहर ही नहीं जाना है, तो अगर नवोदय का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता तो आगे वाली चीजें बहुत ही डिफरेंट होती। तो बेसिक फाउंडेशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए अगर आपको आगे जाना है। तो आई थिंक आपने वो जो कहते हैं ना कि कई बार बहुत लोग कहते थे कि जो कोई बड़ा चीज अचीव करना तो कई बार छोटे चीज लेवल पे आपको पता चल जाता है, स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि कुछ बड़ा करने वाले हो। तो शायद आई थिंक वही आपके एक मैम ने आपका देख लिया होगा फर्स्ट क्लास में, जो आपने बताया कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। और आई थिंक वो खुश भी बहुत ज्यादा होंगे जब आपने उनको बताया होगा, तो बहुत जबरदस्त रिएक्शन होगा उनका। हाँ, तो बड़ी खुश थी वो घर पे बुला रही थी, तो अभी जाऊंगा, वक्त मिलेगा तो उनके घर पे, क्योंकि वो उनकी पहले से ही अपेक्षाएं थी। और इतनी सारी रियलाइजेशन, मतलब फेल्योर्स भी देखे हैं उन्होंने, मैंने भी देखे। तो एट द एंड अगर कुछ मिल जाए तो बड़े खुश होते हैं। हमसे ज्यादा हमारे वो वेल विशर्स खुश होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स टीचर वो ज्यादा खुश होते हैं। तो सर, जब जैसे आपने बोला कि आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे और आपने जब आप नवोदय में गए, तो नवोदय में एक अलग तरह का एटमॉस्फेयर आपको मिलता है, आपकी ग्रूमिंग बेटर हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं अगला सवाल हम आपसे जब आपके ड्रीम्स के ऊपर आएंगे, तो नवोदय में आपको ऐसी क्या चीज आपने सीखी और क्या ऐसा क्लैरिटी आपको नवोदय मिला जो आपने सोच, और आपने क्या थॉट प्रोसेस किया उस 6 साल में कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। बिकॉज बहुत बच्चे पढ़ते हैं बट वो क्लैरिटी मिलना कि मुझे जाना ही इस डायरेक्शन में है। तो वो आपने कैसे अपने आप में सोचा कि मुझे इस चीज की तरफ जाना है 6 to 12 में? क्या ब्राइट स्टूडेंट थे तो आप कुछ भी चूज कर सकते थे, इंजीनियरिंग भी हो सकता है। आपने बायो अपने बायोलॉजी चुना, साइंस चुना, बीएससी चुना, तो उस पे मैं पूछूंगा कि जो आप आइजर में सिलेक्ट हुए, तो कैसे आपने मतलब एक माइंडसेट बना के शुरू से माइंडसेट था कि, या फिर आपने स्लोली स्लोली सर्च किया काफी चीजें और फिर आपने सोचा कि मैं इस साइड में जाना चाहता हूँ? तो जब मैं गया था मतलब छठवीं में, तो फर्स्ट टू फिफ्थ है ना मेरा मराठी मीडियम में हुआ है। बहुत सारे लोग ये चीज नहीं जानते, मतलब हमेशा मुझे टैग, अभी मैं रिसेंटली स्टेट सर्विसेज में सिलेक्ट भी हुआ था तो ट्रेनिंग चल रहा था ना, तो मैं इंग्लिश में बड़े सवाल पूछता था, क्योंकि अभी यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन होता है, सब कुछ इंग्लिश में होता है। तो ऐसा बोल रहे थे कि क्या कॉन्वेंट से पढ़े हो क्या तुम, वो टॉन्ट मारते हैं कुछ इंग्लिश वाले लोगों को। तो मैंने बोला भाई फर्स्ट से फिफ्थ तक मैंने मराठी में पढ़ा है। तो नवोदय में क्या हुआ कि सिक्स में है ना सेमी इंग्लिश आ जाता है। तो इंग्लिश मतलब पूरा आप सीबीएसई लेवल, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में जो फर्क है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते, और फिर ऐसे समझते हैं कि ट्वेल्थ में जो स्टेट बोर्ड के मार्क है और उसको सीबीएसई के मार्क से डायरेक्टली कंपेयर कर देते हैं। तो वो गलत है। आप सीबीएसई के सीबीएसई से कंपेयर करो, स्टेट बोर्ड के स्टेट बोर्ड से कंपेयर करो, क्योंकि करिकुलम में डिफरेंस है, क्वेश्चन जो पूछते हैं उसमें डिफरेंस है। सीबीएसई जरा एनालिटिकल कंसेप्चुअल पूछता है, स्टेट बोर्ड ज्यादा फैक्चुअल पूछता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना वो मैटर करती है। तो जब मैं गया सीबीएसई में सिक्स स्टैंडर्ड में, तो इंग्लिश मुझे आती ही नहीं थी, मतलब मेरे मन में वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था कि इंग्लिश कैसे करूंगा मैं। तो वही तो इंग्लिश तो नहीं हो रहा था, तो क्या फिर हिंदी दूसरा वाला, या तो हिंदी आनी चाहिए या इंग्लिश आनी चाहिए। तो मैंने हिंदी को टारगेट किया पहले। तो 6 to 8 तक मैं हिंदी को बहुत अच्छा किया कि ग्रामर होता है, संधि होती है, समास होते हैं, वो सारा जो हिंदी का बेसिक है ना वो अच्छा किया। और नवोदय में क्या होता है आपको ये शायद पता नहीं होगा कि नवोदय में कल्चरल एक्सचेंज होता है। मतलब क्लास 9 में है ना, क्लास 9 में आपके ऊपर मतलब नवोदय के टाइप्स रहते हैं। जैसे हमारे नवोदय का उन्नाव के साथ टाइप था। उन्नाव उत्तर प्रदेश में आता है, लखनऊ के पास वाला जिला है। तो वहाँ का जो नवोदय विद्यालय है, वहां से लोग आते थे, स्टूडेंट आते थे हमारे यहाँ 1 साल पढ़ने के लिए, और हमारे यहाँ से कुछ लोग जाते थे वहां पे पढ़ने के लिए। तो इससे क्या होता है, कल्चरल ट्रांसफर होता है, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बड़ा अच्छा रहता है, और हमारी भी हिंदी अच्छी हो जाती है। क्योंकि आप नेटिव हिंदी स्पीकर से बात करोगे तो आपकी हिंदी अच्छी होगी, नेटिव इंग्लिश स्पीकर से बात करोगे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो उसके कारण मतलब मुझे देखने को मिला कि मेरी हिंदी वाकई में अच्छी हो गई थी। जो 6 7 8 में मैंने जो मेहनत की वो तब रंग ला रही थी।
तो उसके कारण क्या हुआ कि हिंदी इतना अच्छा हो गया, तो मैंने हिंदी किताबें भी पढ़ना शुरू कर दिया। मराठी किताबें तो मैं 5th स्टैंडर्ड से ही पढ़ता था। पहले से ही मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, हॉबी है मेरी, कि मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ चीज पढ़ता रहता हूँ, ऐसा कभी खाली नहीं बैठता। मतलब कोई भी हो, फिक्शन हो नॉन फिक्शन हो, कुछ स्टोरी हो नॉवेल हो, मुझे नहीं, मुझे बस पढ़ना है, पढ़ के वो इंटरनलाइज करना है और देखना है कि मैं उसको कितने अच्छे से लिख पाता हूँ। तो हमेशा से ये रहा है कि अगर कोई चीज समझनी है आपको, अगर आपको आती है, तो क्या करो, आप एक बार पढ़ो और एक बार लिखो। अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो मतलब समझ लो, अगर नहीं मैच हो रहे हैं तो मतलब आपको और पढ़ना है। तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें है, कि हमेशा हम सोचते हैं कि नहीं भाई एक बार पढ़ लिया तो हो गया, तो वो कभी वैसा इल्यूजन था ही नहीं माइंड में कि वैसा है। तो हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया, प्रेमचंद जी की किताबें है, गबन है, गोदान है, निर्मला है, तो सारी चीजें मैं 7th 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुका था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़ा ही फ्यूचर मेरा हिंदी में, मतलब राइटर ही बनूंगा मैं अभी सीधा, वो जैसे बाकी लोग हैं चेतन भगत जो हिंदी में अच्छे बने। तो उस टाइप का कुछ ऐसा उस टाइम पे ये चल रहा था कि लिखता तो अच्छा हो, मार्क्स भी अच्छा आते हैं, तो व्हाई नॉट बी अ राइटर। तो 6 7 8 तक यही चला। फिर 8 में मैथमेटिक्स नाम का सब्जेक्ट है ना, वो बड़ा ज्यादा आ गया, क्योंकि वहाँ पे अलजेब्रा कुछ इंट्रोड्यूस होता है, और अलजेब्रा में आपको पता चलता है कि आप कितना लेवल डाउन, मतलब पूरा लेवल ही खराब कर देता है मैथ्स। तो मैंने हमेशा वो डिफिकल्टी जो आई है ना उसको चैलेंज की तरह लिया है, कि सबसे पहले मुझे हिंदी, इंग्लिश नहीं आती थी, तो हिंदी को टारगेट किया, हिंदी अच्छा किया, और फिर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स इज मुझे लगता था कि नेसेसिटी है मैथ्स। मैथ्स अगर अच्छा होगा तभी आप जीवन में कुछ कर पाओगे, क्योंकि मैथ्स आपके हर कैलकुलेशन में होता है। टाइम भी देखोगे तो उसमें भी मैथ्स है, कि दोनों घंटे का डिफरेंस निकालना है। आप अगर बार्गेनिंग भी करो तो उसमें भी मैथ्स है, तो मैथ्स से आपका पीछे तो छूटने वाला नहीं है लाइफ में। एज अ सब्जेक्ट वो आपको टॉर्चर करेगा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो वैसी बात होती है कि वो हमेशा आपको टॉर्चर करता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको अभी करते हैं। तो मैथ्स में मुझे 2 3 साल लगे, लेकिन मैंने किया, फिर उसी पे फोकस किया। और जब 10th में आ गया, तब मुझे पता चला कि मेरे हिंदी भी ठीक थी, मराठी भी ठीक थी, मैथ और साइंस भी ठीक था, बस इंग्लिश, और इंग्लिश में क्या, इंग्लिश राइटिंग अच्छी थी, लेवल था, अच्छा था, 90 के ऊपर मार्क्स आते थे मेरे। लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग है ना, वो कुछ ना कुछ लैगिंग कर रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था उस टाइम। तो तब जब मैंने 11वीं में एडमिशन लिया, साइंस में लिया। साइंस में इसलिए लिया कि साइंस में आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। मतलब 10th में अगर आप साइंस लोगे ना, तो आप 3 या 4 डोर ओपन करते हो, मेडिकल को ओपन करते हो, इंजीनियरिंग को ओपन करते हो, बेसिक साइंस को ओपन करते हो, और बाकी भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। तो और साइंस से क्या होता है कि आपका जो साइंटिफिक टेक्निक आप सीखते हो, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, वो सारा, और उसके बाद थीसिस बनाना, खुद से चीजें एनालाइज करना, ऑब्जर्वेशन करना, तो वो चीजें है ना, साइंस आपको अच्छे से सिखाता है अगर आपके अंदर वो चीज है। अगर आप सिर्फ रट्टा मारने के लिए बैठोगे, कुछ चीज अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो फिर वैसे नहीं होता। तो जब मैं अंदर घुसा साइंस के, तो मुझे हमेशा से ये लगा कि हमारे अंदर के जो सवाल है, जैसे कि व्हाई इज स्काई ब्लू, व्हाई इज वाटर ट्रांसपेरेंट, ये जो चीजें हैं हमेशा हमारे दिमाग में चलती रहती है, तो उनका आंसर कहाँ पे मिलता है, साइंस में मिलता है। तो जो ऐसे सवाल है कि जो हमेशा आपको मिलते हैं, तो साइंस उनका अच्छे से आंसर दे पाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसी की वजह से मैंने साइंस चुना। और साइंस मुझे अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल लॉजिकल होता है। आप पूरा मतलब फर्स्ट से एंड तक ट्रेस कर सकते हो, मैथ में जैसे प्रूफ होता है ना, स्टेप 1 से लेके स्टेप एंड तक आप पूरा लॉजिकल फ्लो देख सकते हो। तो इट वाज लाइक अ नो ब्रेनर डिसीजन फॉर मी कि साइंस ही लेना है। और उसके बाद केवीपीवाई में मुझे पता था, ये मैंने 10वीं में ही पढ़ा था कि केवीपीवाई किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना करके योजना होती है। तो उसमें मुझे ये देखना था कि मेरे में है क्या वो एप्टीट्यूड। मुझे तो पता था कि मुझे तो है, इंटरेस्ट है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करना, इनमें तो इंटरेस्ट है। तो मैं बस देखना चाहता था कि होगा कि नहीं। 11th में भी चांस था, लेकिन मैंने सोचा 11th में अच्छा कर देता हूँ, क्योंकि 11th 12th का सिलेबस जाता है जेई नीट में। तो मैंने तभी ये सोचा था कि 11th में मैं नहीं दूंगा, 12th में जब सब कुछ प्रिपेयर हो जाए तो दूंगा।
तो केवीपीवाई भी हो जाएगा और साथ में जेई नेट भी हो जाएगा। एट द टाइम नीट नहीं थी, नीट 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ है। उस टाइम एआईपीएमटी थी। तो जी। मैंने सोचा चलो सारे रास्ते ओपन करते हैं, और इसलिए मैंने साइंस चुना और केवीपीवाई चुना। 6 to 12 मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन रहा कि हर एक चीज को मैंने टैकल किया, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज को ही फोकस कर रखा। आई थिंक आपने बहुत ही एक सहनशीलता से इस चीज को समझाया है कि बहुत बच्चों के दिमाग में ये चीजें होती हैं कि आपने पूरी जर्नी समझाई है, कैसे मल्टीपल थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में कि हमें ये भी बनना है, हमें ये भी बनना है, फिर एक डिसीजन बनता है कि ये चीज मुझे पसंद है, मुझे ये लेनी है। बिकॉज कई बार क्या होता है, मुझे पसंद आर्ट्स है पर बच्चा साइंस ले लेता है, और आप बहुत क्लियर थे। आई थिंक ये चीज आप देखना पूरे एंड तक इनकी सक्सेस स्टोरी में, आप प्लीज सारे लोग नोट करना कि इनको क्लैरिटी ऑफ थॉट कितना ज्यादा है, और ये क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज्यादा इनको, इन्होंने इसको हेल्प भी की है। सर अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। जब आपने, जैसे आपने केवीपीवाई के बारे में बताया, केवीपीवाई आई थिंक महाराष्ट्र की एक स्कीम है, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बहुत नहीं, वो ब्रीफ में जो सेंटर की स्कीम है वैसे। सेंटर की जी जी। स्कीम है, पूरे इंडिया से अच्छा। लोग आते हैं। तो ठीक है ठीक है। वैज्ञानिक प्रोत्साहन डीएसटी की स्कीम थी, अभी रिसेंटली कैंसिल हुई। इंस्पायर इंस्पायर भी डीएसटी की स्कीम है, जो यंग जी बडिंग बच्चे को साइंस में ग्रेजुएशन के लिए, स्टेम बोलते हैं ना, साइंस जी जी जी, टेक्नोलॉजी हाँ साइंस, इंजीनियरिंग। तो बिल्कुल। स्टेम में कोर्सेस में आपको हेल्प मिले, प्रोत्साहन मिले, क्योंकि R&D हमारा 3% के अराउंड जाता है। बाकी आप डेवलप कंट्री देखो तो बहुत ज्यादा है, वो 50% के आसपास भी शायद हो सकता है। तो उतना जो गैप है उसको करवा कम करने के लिए, या उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम दी है कि यंग बटिंग बच्चों को ही हम टारगेट करें ताकि फ्यूचर अच्छा हो। तो वो स्कीम। तो आई थिंक ये भी बहुत बच्चों को पता चल गया होगा, जो भी आप में से यंग और बडिंग एस्पिरेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऐसी काफी स्कीम्स है, तो आप डेफिनेटली उनको एनरोल करो। तो सर जब आपने +2 कर लिया, और आपने, बिकॉज आपने केवीपीवाई में भी दिया था, आपने AI ट्रिपल ई भी दिया था, और आपने बाकी एग्जाम्स भी दी जो भी +2 के बाद साइंस के रिलेटेड होते हैं, आपने सारे एग्जाम दिए। तो आइजर आपकी लिस्ट जो थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च आइजर, तो वो लिस्ट में कहाँ पे था? बिकॉज आपने मूव किया आइजर की तरफ, तो वो लिस्ट में था, या फिर आपको जब आपने स्कीम्स में टेस्ट दिया तो आपका था कि नहीं, क्योंकि रिसर्च में पूरा मन ही था कि रिसर्च की तरफ ही जाना है और एक साइंस में कुछ एक्सेल करना है, तो उस थॉट प्रोसेस में आप गए उधर, या फिर आपको था कि नहीं ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिले तो चलो इसको एक्सप्लोर करता हूं मैं? तो 12th के बाद जो एग्जाम्स दिए मैंने, मतलब मैंने सारे एग्जाम दिए, इंजीनियरिंग भी दिया, मेडिकल भी दिया। मेडिकल का क्या इशू था कि हमेशा घर वाले, क्या है कि मेरा पूरा एजुकेशन आपने देखा होगा 12th तक, मतलब मेरा एक ही तालुके में हुआ है, एक तालुका इन वन डिस्ट्रिक्ट। तो घर वाले मतलब पुणे से बाहर मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे ना। पुणे इज द नेक्स्ट नियर बाई नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट। तो मुंबई मतलब बड़ा, अभी भी अगर कोई रूरल महाराष्ट्र से होगा तो उसे पता होगा कि मुंबई का एक अलग ही ओरा है। तो अगर आप रूरल महाराष्ट्र से हो तो आप मुंबई में इतनी आसानी से नहीं जाते, और अगर आप गए एक बार तो आप वापस नहीं आते। वो भी चीज देखने को मिलती है कि एक बार बंदा गया मुंबई का तो वो मुंबई का ही बन जाता है फिर। तो वही सी बात होती है। तो मुंबई बहुत हसलिंग बसलिंग शहर है, और मैं कुछ 17-18 साल का ही था। तो पेरेंट्स ने सोचा कि चलो इसको अकेले नहीं जाने देते, इसकी वजह से मैं AIPMT नहीं दे पाया। अगर दी होती तो डेफिनेटली मेडिकल में मेरा रैंक आ जाता, इतना तो कॉन्फिडेंस था मुझे उस टाइम। लेकिन पेरेंट्स ने नहीं बोला तो मैं इतना ज्यादा आगे नहीं गया। फिर आते इंजीनियरिंग पे, जेई मेंस मेरा हो गया था, मेरा COEP में सिलेक्शन हो जाता। COEP मतलब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, महाराष्ट्र में वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस है इंजीनियरिंग का, पुणे में ही है। तो उसमें हो जाता। लेकिन साइंस में मेरा इंटरेस्ट था पहले से ही, और KVP स्कॉलर था, तो मुझे IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा, KVP पास होने के कारण। तो मेरा तो वही फोकस था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं फॉर्म फिल करना भूल गया, क्योंकि उस टाइम पे आप एग्जाम देते रहते हो तो आपको कभी कभी याद नहीं रहता कि इस एग्जाम का फॉर्म इसी डेट पे है। तो वो बाद में रियलाइजेशन हुआ कि सब फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है जब आप बाकी एग्जाम्स देते हो। लेकिन 12th के बाद आपको इतना इजीली नहीं पता चलता कि क्या दे रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिसीजंस पेरेंट्स ही लेते हैं, पैसे उनके पास ही होते हैं। आपके पास तो कुछ पॉकेट मनी वगैरह ही नहीं कि आप ये कर दो। फॉर्म भरना है मतलब पैसे डालने हैं ना, आप पूरा फॉर्म भर दो, पेमेंट नहीं करो तो भी फॉर्म इनकम्प्लीट ही होता है। तो मैं शायद मांगना भूल गया या बताना भूल गया, मुझे याद नहीं अभी कि क्या हुआ। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो नहीं हो पाया।
तो आईआईसी बैंगलोर आउट ऑफ द वे गया, तो फिर वही था कि अभी आईसर पुणे देखते। तो आईसर का है ना, आईसर में एंट्री होने के, जो बच्चे आईसर में जाना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, आईसर में एंट्री होने के 3 वेज होते हैं। पहला होता है केवीपीवाई, अभी इंस्पायर में बदल दिया वो, इंस्पायर भी डीएसटी का स्कीम है। दूसरा होता है जे एडवांस, अगर आपने जे एडवांस दी है और उसे निकाला है, और अगर आप आईआईटी में नहीं जाना चाहते हो, तो आप वहां से भी आईसर में जा सकते हो। और तीसरा आईसर का खुद का एक टेस्ट होता है, आईसर सेट करके, तो आप आईसर सेट से भी जा सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन थे, तो मैंने के से डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। तो वहाँ पे भी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस होता है। आपको एक चीज अलॉट की जाती है, आपके ऊपर है कि आप उसे रखना चाहते हो, मतलब फ्रीज करना चाहते हो या फ्लोट करना चाहते हो और आगे अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हो। तो मुझे तो पहले आईसर भोपाल मिला। तो आईसर भोपाल तो मध्य प्रदेश में है, वापस स्टेट चेंज। पेरेंट्स वैसे भी मतलब बैंगलोर के लिए वो नहीं बोल रहे थे, तो इसके लिए भोपाल के लिए क्यों यस बोलेंगे, तो उनका यही था इंक्लिनेशन कि भाई तू स्टेट में ही रहे। तो मैंने फ्लोट पे रख दिया, वो आईसर पुणे आ गया। तो आईसर पुणे को मैंने फ्रीज कर दिया सेकंड राउंड में, और वहां पे आईसर पुणे में एडमिशन लिया। तो और मैंने बाकी भी एग्जाम दिए थे, वीआईटी ट्रिपल ई दिया था, नेस्ट दिया था। तो ऐसा नहीं था कि एग्जाम नहीं दिए थे, स्टेट सीईटी भी दिया था, उसमें भी मेरे अच्छे परसेंटाइल या मार्क्स आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक ही एक फोकस किया था, बस ये था दिमाग में कि एक बार एडमिशन हो जाए अच्छे से कॉलेज में, तो डिग्री लेके फिर मैं आगे की सोचूंगा। तो उस टाइम पे यही था कि डिग्री लो, और बाद में देखते हैं कि यूपीएससी करना है या बाकी डिग्री के आगे वाली चीजें करनी। तो उस टाइम पे भी ओपन माइंड था, ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ बनना है, वो उस टाइम भी मैंने नहीं सोचा था 12वीं के बाद। तो सर जैसे जब आप आइजर में गए, तो आपने पूरी जर्नी बताई, अब आप आइजर में चले गए, तो आपने जैसे बताया था मुझे कि मैं तब तक श्योर हो गया था मुझे बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट बनना है, ठीक है ना, रिसर्च में जाना है और सब कुछ करना है। तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए, जब आप आइजर में गए तो किस तरह का वहां पे एटमॉस्फेयर था, और आप किस सर्च की तरफ बेसिकली जाना चाहते थे, जो आपका एक ड्रीम था, जो आपने बताया था कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं इस सर्च की तरफ जाना चाहता हूँ, तो क्या चीज आपने सोची थी जो आप करना चाहते थे? तो आई सर वापस कल्चर शॉक की तरह ही था कि मतलब मेरा ही जो बोला कि मेरा जो इंग्लिश स्पीकिंग का जो वीकनेस मुझे लग रहा था 10th के बाद, तो मैंने उसको ये करने की कोशिश की कि इंग्लिश मूवीज देखूं, इंग्लिश सॉन्ग सुनूं, इंग्लिश किताबें पढूं, ताकि कुछ तो आ जाए। लेकिन जो चीज हमेशा आप देखोगे लोगों को बोलते हुए कि अगर भाषा सीखनी है ना और बोलनी सीखनी है ना, तो आपको बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। कितना भी पढ़ लो, कितना भी लिख लो, कोई फायदा नहीं होना, आपको कन्वर्सेशन ही करना पड़ेगा भाषा अगर सीखनी है तो वो चीज मुझे आईसर में मिली कि आईसर में क्या होता है कि सारे इंडिया से लोग आते हैं, और केरला से भी लोग थे, वेस्ट बंगाल से भी लोग थे, नॉर्थ के जम्मू कश्मीर से भी लोग थे, गुजरात से भी लोग थे। तो ओनली लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश ही था। महाराष्ट्र के लोग थे, उनके साथ में मराठी में कम इंग्लिश में ज्यादा बात करता था, क्योंकि बार बार लैंग्वेज कौन स्विच करे, राइट? अगर आप ग्रुप में बोल रहे हो तो एक बंदे से आप मराठी में बोलोगे, दूसरे से इंग्लिश में, ये पॉसिबल नहीं होता ना, आप सबसे इंग्लिश में ही बोलोगे। तो उस टाइम पे मतलब आई सर में क्या हुआ कि मेरा डिफॉल्ट लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश बन गया था। तो 5 साल में यही हुआ कि इंग्लिश बोलना और इंग्लिश सीखना दोनों हो गए। और हमारे यहाँ पे आई सर पे क्या होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के लोग आते हैं साइंटिस्ट, और वो सेमिनार प्रेजेंट करते हैं, वो पेपर प्रेजेंट करते हैं, वो नोबेल लॉरेट्स के बारे में बताते हैं, मतलब जिनका नोबेल लॉरेट्स की वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ हो, उसका भी वेटिंग लिस्ट होता है नोबेल लॉरेट्स का, और उसमें से टॉप सिलेक्ट होते हैं। तो वैसे लोग आते थे, और उनके सेमिनार्स में हमको क्वेश्चन करने मिलते थे। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पास था मैं, मतलब रियल साइंस के। और मेरा हमेशा से फोकस ब्लू स्काई रिसर्च पे था। ब्लू स्काई रिसर्च मतलब बेसिक रिसर्च, आप बस स्टार्ट करो। एक हिंदी में कहावत है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत तो ढंग से उछा पत्थर तबीयत से उछालो। तो वही सी बात होती है, ब्लू स्काई मतलब आप किसी एक डायरेक्शन में ऐसे ही आप रिसर्च कर रहे हो। एट द एंड आपको गोल नहीं पता है कि मुझे ये करना है, लेकिन आपको ये पता है कि नॉलेज नेवर गोज टू वेस्ट, और एक बार आप घुस गए उस डायरेक्शन में तो कुछ तो नया होगा। मतलब रिलेटिविटी के टाइम आइंस्टाइन ने ये नहीं सोचा था ना कि इससे इतना सारा चेंजेस होगा,
लेकिन वो गया उधर क्योंकि कोई पहले नहीं गया था। तो न्यू डायरेक्शन, न्यू रिसर्च, बेसिक रिसर्च, वो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप बस एक डायरेक्शन में जाओ। ये देखो मत कि दूसरा वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, उसकी आप चिंता मत करो, बस आपको अपने डायरेक्शन पे जाना है। अपना जो आपने गोल सेट किया है उसको फॉलो करना है। बाकियों का टेंशन मत लो, मतलब पीयर प्रेशर नाम की चीज ही उधर नहीं थी। हर एक बंदा डिफरेंट कर रहा था। मेरे कुछ दोस्त थे सेल बायोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं जापान में, कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जर्मनी में कर रहे हैं। तो हर एक का अलग होता है, हर एक का अलग होता है, और ऐसा कभी लगा नहीं कि इसका देख के मैं कॉपी करूँ। हर एक का अलग उन्होंने फ्रीडम दिया था कि करूँ। तो एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर मेरा बन बन चुका था कि अब मुझे रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, और वापस पोस्ट डॉक के लिए आईसर में ही आना है, आईसर पुणे में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए। पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, डीन एकेडमिक्स तक भी मैंने सोच लिया था कि मतलब यही करना है अभी इसी रिसर्च में, क्योंकि यहाँ पे और एक शांति स्वरूप भटनागर करके अवार्ड होता है यंग साइंटिस्ट के बिल्कुल। लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो वो भी मैंने सोचा था कि वो भी मिल जाएगा अगर मैं अच्छा रिसर्च करूँ तो इतना मैंने सोचा था। और ये सब, ये फोर्थ ईयर तक तो यही स्टोरी थी कि साइंटिस्ट ही बनना है। मतलब आप बिल्कुल बात है जैसे आप बता रहे हैं, इतना इन डेप्थ इतना सब कुछ करके, और आप थे भी बहुत ब्रिलियंट लेवल पे स्टूडेंट्स थे। तो जैसे आपने बोला कि मेरे बहुत दोस्त अभी जापान में हैं या और किसी कंट्रीज में रिसर्च कर रहे हैं, तो कभी उनसे बात होती है तो कभी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये आता है कि यार वो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, मुझे ये चीज करनी ही थी। तो काश अगर मैं डिसीजन ना लेता कि मुझे अपने आप को स्विच करना है। जैसे आपने बोला कि मैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड तक सोच चुका था कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ, मतलब आपका विजन था कि मुझे वहां तक जाना है। तो कभी वो सर रियलाइज होता अभी भी, चाहे आप अभी आप एपीएससी ऑफिसर भी बने हो या आपने लाइन स्विच की, कभी दोस्तों से बात होती है तो कभी वो चीज दोबारा आती है दिमाग में कि हाँ यार था तो वो दिन बड़े अच्छे थे, करना तो था वो चीज। हाँ, अभी आप मतलब नहीं, क्या वो रिग्रेट तो हमेशा ये होते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी होती है, लाइफ सिचुएशंस की कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स बोलते हैं हम, कि जो कंट्रोल में है वो तो कंट्रोल करो, जो कंट्रोल में नहीं है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अब कोरोना तो मैंने तो नहीं कंट्रोल किया था ना, कोई कंट्रोल नहीं कर पाया उसे। तो उसकी वजह से वो फाइनल ईयर में चीजें शिफ्ट हो गई और मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आना पड़ा। ऐसा मुझे लगता है कि वैसी चीजें और हो आई गई। थिंक जो बच्चे सीख रहे हैं, आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको इनसे लर्न करनी है, जो मैंने भी इनसे सीखी है वो चीज कि बहुत बार होता है हम लोग किसी चीज को विजनलाइज करते हैं और बहुत बड़ा विजन करते हैं, तो और हम उसके बहुत पास भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर हमें ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है और उस चीज के पीछे ही नहीं रह सकते। वी हैव टू लेट गो दैट थिंग। जैसे आपने बोला कि जो चीज कई बार कुछ चीजें कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स व्हिच आर नॉट, व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, वी कैन नॉट वर्क ऑन दैट थिंग आल्सो। सो चल, अब आते हैं जो मेन चीज है, जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रॉम दी पर्सन हु वांट्स टू गो टू शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड तक, वो बंदा जो सोच चुका था इंडिया का एक बहुत अच्छा रिसर्चर बनना चाहता था, बाहर जाना चाहता था। तो अब आते हैं कट टू, जब आपने सोचा कि अब मुझे इसको छोड़ना है और यूपीएससी या फिर मैं कहूँ सिविल सर्विसेज या एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की तरफ सोच देखना है। तो मैं चाहूंगा सर आप बताओ कि क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन चीज थी जब आपने सोचा कि नहीं अब इसको होल्ड करके इधर ही जाना है बस अब। तो मैंने जैसे बोला फाइनल ईयर में कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ऐसी सिचुएशन थी कि वो मुझे इंस्टीट्यूट अच्छा था सर पुणे, डीन ने भी बात की कि एक साल और ले लो और मास्टर प्रोजेक्ट खत्म कर दो, मास्टर डिग्री लेके जाना। क्योंकि अभी बीएससी एग्जिट लेके जाओगे तो बीएससी की तरह ही तमगा मिलेगा। हर कोई सोचेगा बैचलर ऑफ साइंस है, तुमने जो इतनी पढ़ाई की है यहाँ पे 8 सेमिस्टर मतलब 4 साल जो पढ़ाई की है वो सारी ऐसी लगेगी कि जैसे नॉर्मल रूटीन यूनिवर्सिटी से किया हो। मतलब जब भी मैं बीएससी बोलता हूँ या बैचलर ऑफ साइंस बोलता हूँ तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि 3 साल का कोर्स किया होगा, वो भी शायद ऐसे ही डिस्टेंस करस्पॉन्डेंस कोर्स, और उसमें कुछ नहीं किया होगा, ऐसे एग्जाम देके, मतलब जो नॉर्मल कॉलेज लाइफ की हम बात करते हैं कि बिल्कुल आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हो और वो देते हो, तो वैसा कुछ डिग्री किया होगा, ऐसा परसेप्शन जाता है। मतलब बैचलर ऑफ साइंस एक बड़ी कॉमन डिग्री है, ऐसा कुछ लगता नहीं कि इसमें इतना बड़ा किया है। तो लेकिन किया था मैंने कि, तो वो एफर्ट डाला था इसलिए उन्होंने ऑफर दिया। लेकिन उस टाइम पे मुझे ये लगा था कि भाई एक और साल क्यों दूं ना, ऑलरेडी मैं 5 साल दे चुका हूँ, एक और साल क्यों दूं।
अभी तो निकलना है। अभी थोड़ा सा देखते हैं कि वर्क की तरफ जाते हैं। और मेरे पेरेंट्स भी कोरोना में अफेक्टेड हुए थे, तो उसने मुझे हेल्प किया कि चलो अभी स्टडी को अभी थोड़ी देर के लिए हम रखते हैं। अभी देखते हैं कि वर्किंग प्रोफेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी चीजें, घर का बड़ा बेटा हूं तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें आपके कंधों के ऊपर आनी है। तो वो भी चीज की घर वालों ने भी बोला कि भाई मत कर, और एक साल रिसर्च, पीएचडी बाद में कर लेना, बड़ा टाइम पड़ा है। हमने देखा है 60 साल की उम्र में भी लोग पीएचडी करते हैं। तो इतना मत दुखी हो, यहाँ पे आ जाओ और हमारी हेल्प करो। तो वो माइंडसेट था उनका। तो मैंने भी सोचा चलो अभी छोड़ देते, यहाँ पे आ जाते, इस मोड पे आ जाते। आपने जब ये डिसीजन लिया था, जैसे आपने बोला, तो आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट था कि जैसे ऑब्वियसली घर वालों ने बोला कि ठीक है पीएचडी बाद में कर लेते हैं और आपने डिसीजन ले लिया, बट कि यार मुझे जाना है, क्योंकि जब आपने स्विच ऑन मोड सोचा कि अब मुझे स्विच करना है, तो बहुत ऑप्शंस आती हैं। कोई लोग कहते हैं आप बैंकिंग का एग्जाम दे दीजिए, कोई बोलता है कि यार आप एसएससी का एग्जाम दे दीजिए। सिविल सर्विसेज को जनरली बंदा लेट टारगेट करता है, एकदम टारगेट नहीं करता, क्योंकि वो लंबी गेम है। और एक काइंड ऑफ हमें ऐसा लगता है जब हम, क्योंकि मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो एक लाइबिलिटी भी क्रिएट करता है। आप पहली बार में निकल गए तो आप बहुत ही, तो आप मतलब सातवें आसमान पर हो। बट अगर नहीं होता तो, क्योंकि आप एक फील्ड में थे, वो आपको दिख रहा था कि मेरे एक साल बाद मैं कर लूंगा और उसके बाद मैं आगे जा सकता हूँ, यहाँ पे रिस्क बहुत बड़ा है। क्योंकि एक साल नहीं हुआ तो फिर वो अगला साल साल बाय साल बदलता है। तो वो कोई ऐसे शॉर्ट शॉर्ट गारंटी नहीं है कि आपने प्री कर लिया, आपने मेंस कर लिया तो ठीक है बढ़िया हो गया, नहीं, वो सिर्फ कहने की बात है। एक बोझ भी आता है। तो आपने कैसे माइंडसेट बनाया कि हो सकता है कि शायद ऐसा बोझ मुझे भी लेना पड़े, कि यार हो सकता है पहली बार में निकल जाए, या फिर आप इस माइंडसेट से थे कि नहीं यार पहली बार में निकाल दूंगा, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ के आ रहा हूँ, क्लैरिटी इतना है, तो पहली बार में निकाल दूंगा, इसलिए आपने सोचा कि चलो सिविल सर्विसेज को ही सीधा पकड़ लेते हैं, इसी को ही उठाते सबसे पहले। तो बात ये थी कि सिविल सर्विसेज के बारे में मतलब बचपन से ये लोग बोल रहे थे। मतलब जब क्लास 4 में मुझे मिडिल स्कूल स्कॉलरशिप मिला था, तो हमारे यहाँ पे पंचायत समिति होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी। तो वहाँ पे मेरा ये था, फेलिसिटेशन था। तो उस टाइम पे बोला था ना कि बच्चों आपको क्या बनना है, तो उस टाइम पे मेरे मुंह से निकल गया था कि मुझे कलेक्टर बनना है करके। तो वैसी बात थी कि ठीक है, आना ही है। मतलब पीएचडी करने के बाद में मैं 2-3 अटेम्प्ट तो दे ही देता कि यूपीएससी के, कि चलो देखते हैं हमारा जो डोमेन नॉलेज है वो कैसे यूटिलाइज कर सके एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा नहीं था कि सिविल सर्विस टोटली आउट ऑफ द माइंड था। वो था, मैं पॉलिटिक्स को पहले भी, मतलब ग्रेजुएशन के टाइम भी मैं अच्छे से फॉलो करता था। जो सेशन होते हैं हमारे, समर, विंटर, मानसून, बजट और विंटर, ये तीनों सेशन में अच्छे से फॉलो करता था। क्योंकि मैं इस डिल्यूजन में नहीं था कि पॉलिटिक्स हमारी लाइफ को इंटरफेयर नहीं करती। जो बहुत सारे लोगों में था, मेरे जो कलीग्स थे साइंस बैकग्राउंड में, बोले भाई साइंस का बजट तो वैसा कि वैसा रहने वाला है, कुछ चेंजेस हो नहीं रहे, तो पॉलिटिक्स में देखने से क्या फायदा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने बोला नहीं, कि पॉलिटिक्स इज अ व्हीकल ऑफ सोशल चेंज, वहां से आ सकता है चेंज, बस आपको पुश करना है। या तो आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव में जाओ या टेम्पररी एग्जीक्यूटिव में जाओ, आप चेंज कर सकते हैं। तो वो माइंडसेट था उधर। और मैंने जो आपको प्रीवियस सेशन में कहा था कि एक, मतलब साइंस में भी मेरा एडवाइजर, पॉलिसी एडवाइजर, जो बहुत सारे रिटायर्ड या टॉप लेवल साइंटिस्ट, पीएम के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी बनते, तो उस लेवल तक भी आप सोच सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि साइंस में मतलब रिसर्च ही करना है, आप पॉलिसी एडवोकेट भी बन सकते हैं, पॉलिसी भी बना सकते हैं। तो वो भी मैंने सोचा था उस टाइम पे। और साइंस राइटर, क्योंकि हमेशा ये हमको, मुझे मुझे ये लगा कि लोग साइंस को ऐसा बर्डन लेते हैं जैसे कि मैथ्स को लेते हैं। ठीक है, मैथ्स में फार्मूला विर्मूला होता है, आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, लेकिन साइंस में तो चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझोगे ना, तो बाकी पूरा ऊपर वाला स्ट्रक्चर आराम से हो जाता है। तो मुझे ये लगा कि साइंस को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लोगों को बताने की जरूरत है। तो उस टाइम पे यही दिमाग में चल रहा था कि जॉब अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगा तो शायद साइंस जर्नलिस्ट बनूंगा या ऐसे कुछ। तो यूपीएससी मतलब एज अ सेकंड थॉट ही था कि चलो दे देते हैं, अगर वो नहीं हुआ तो ये बन लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि यूपीएससी के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था। मतलब जब तक आप प्रीलिम्स देते नहीं ना, सारी नॉलेज हवाबाजी होती है।
जब तक आप प्रीलिम्स नहीं देते। खुद प्रीलिम्स दो, यूपीएससी का एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस करो, फिर आपको पता चलता है एग्जाम प्रेशर क्या चीज होता है। मतलब ठीक है, आप कॉलेज में भी एग्जाम देते हो, लेकिन ट्वेल्थ के बाद वो सबसे सीरियस एग्जाम यूपीएससी, मतलब ट्वेल्थ में जब आप देते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उसके 5 साल बाद ही आप देते हो ये, 3 से 5 साल बाद। तो एक अलग काइंड ऑफ प्रेशर हिट करता है। तो वहां पे पता चला कि मतलब आपने जैसे बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दूंगा, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने अपनी माँ से कहा था कि 2 अटेम्प्ट दे दो, 2 अटेम्प्ट में पहले मैं मेंस में अटकूंगा और दूसरे में इंटरव्यू तक जाऊंगा तो शायद हो जाएगा। ऐसा मुझे लगा था उस टाइम के, कि 2 अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए। ऐसा मुझे पहला ये इम्प्रेशन था। बट सर जैसे आपने बोला कि बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मतलब कई बार ना ये ओवर प्रेशर हम भी लेते हैं। जो बंदा बहुत ब्रिलियंट हो, आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट हैं, और आप जिस इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं वो भी एक अपने आप में एक एक आपको ऑरा प्रेजेंट करता है कि हाँ यार, एक काइंड ऑफ एक बर्डन तो नहीं मैं बोलूंगा, एक काइंड ऑफ आप एक चीज लेके आते हो अपने साथ कि हाँ यार, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, सारे एग्जाम तो निकाले हैं, रिसर्च कर रहा था, तो इतनी कौन सी, अगर उसमें इतना इन डेप्थ जाना चाहता तो यहाँ पे भी आ सकता हूँ। आपने बोला कि मैंने अपने मम्मा को 2 साल दिए, तो मैं अब जर्नी ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने कोविड के टाइम बोला कि 2 साल दे दो मेरा, मैं इंटरव्यू तक तो पहुंच जाऊंगा, तो अब वो जर्नी कैसे चली? क्योंकि वो मैंने जो बर्डन वाला पॉइंट बोला था, मैं वही अब आपसे सुनना चाहता हूँ कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। यूपीएससी आपने दिया, फिर आपने मुझे बताया था कि मैंने, क्योंकि 2 साल दिए थे, तो वो 2 साल में यूपीएससी तक मैं नहीं पहुंचा। मैंने प्री दिया, फिर आपने बोला मैंने मेंस दिया, ठीक है ना, और उसके बाद आपने बोला कि फिर मैं, मुझे कहीं ना कहीं किसी कारण फिर मुझे उनमें भी एक डिवीजन बनानी पड़ी कि यूपीएससी है, फिर स्टेट सर्विसेज आया। तो मैं अब सर आपसे जानना चाहता हूँ कि अब वो जो 2 साल वाली जर्नी थी, जो आपने अपने आप कॉन्फिडेंस, आपने उसको कैसे हैंडल किया, और फिर कैसे बाकी रास्ते खुले आपकी इस जर्नी में, यूपीएससी वाली में? तो पहले 2 साल में यही कि यूपीएससी करना है, तो मेरा क्या फोकस था कि चलो प्रीलिम्स निकालते, मेंस का मेंस के टाइम देख लेंगे, इंटरव्यू का इंटरव्यू के टाइम। मेरा हमेशा से ये अप्रोच रहा है यूपीएससी का, कि ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है थिंग्स। एट ए टाइम 3 चीजें नहीं कर सकते आप। अगर आप कर रहे हो तो मतलब आप बहुत ग्रेट मल्टीटास्कर हो। लेकिन एक कहावत है इंग्लिश में, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। यूपीएससी में आपको मास्टर ऑफ ऑल होना पड़ता है, जैक बन के कुछ फायदा नहीं। मतलब हर एक कट ऑफ निकालोगे तो आपको लोअर ही सर्विस मिलेगी। टॉप की सर्विस चाहिए तो मास्टर तो बनना पड़ेगा। या तो आप प्रीलिम्स में मास्टर बनो, मेंस में मास्टर बनो, या इंटरव्यू में मास्टर। तो वो चीज तो दिमाग में थी कि भाई सब कुछ लेके नहीं चलना है, जो चीज दिखती है वही करो। तो जो फिलोसफी मेरी हमेशा चलती है, मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूँ कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आपको दिख रहा है तो है, नहीं दिख रहा तो मत सोचो उसके बारे में, जो हो गया वो हो गया। क्लीन स्लेट लेके आगे बढ़ो। तो वो जो प्रेशर ऑफ फेल्योर होता है कि इतने सारे फेल्योर का प्रेशर लेके चलते हो आप, तो वो कभी इतना ज्यादा मेरे पे इतना असर नहीं किया। मतलब जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो आ जाता है वो प्रेशर, लेकिन एग्जाम के टाइम पे वो प्रेशर नहीं रहता कि अब क्या होगा। वरी जो हम बोलते हैं ना, कि आधा टाइम हम एस्पिरेंट वरी में ही डाल देते हैं कि अब क्या होगा, उसमें क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे, वैसा क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखेंगे। मतलब प्रीलिम्स में तो बहुत सारे होते हैं, हम 10,000 क्वेश्चन, मतलब मैं तो हमेशा 10,000 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व करता हूँ प्रीलिम्स में। तो 10,000 में से 100, मतलब आप बोल रहे हैं 1% भी नहीं, तो 1% क्वेश्चन भी नहीं आ सकते आपके क्वेश्चन में से, तो क्या, मतलब इतने क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हो, फिर ये भी थॉट आएगा ना कि क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, फर्स्ट में मैंने सिर्फ पढ़ा। बाइजू है ना, एक बड़ी वेल नोन वेबसाइट है, तो उन्होंने जी। प्रीलिम्स का फ्री क्रैश कोर्स करके यूट्यूब पे वीडियो डाल दिए थे। 3 मंथ का कोर्स था, मैंने एक एक वीडियो पढ़ा उसका। और उसका वीडियो पढ़ के उनका खुद का टेस्ट था, बाइजू स्कॉलरशिप टेस्ट। तो उसमें 2 समय से मुझे 120 से 128 नंबर आ रहे थे। तो मैंने तो लगा कि बड़ा अच्छा चल रहा है भाई। लेकिन मुझे क्या पता था कि यूपीएससी बायजू नहीं देखता है, यूपीएससी के खुद के सोर्सेस होते हैं, खुद की चीजें होती है। तो बायजू का वो कस का एक भी क्वेश्चन नहीं आया उधर। और मुझे पता चल गया कि हम कितने पानी में हैं, कि ऐसे ऑनलाइन का एक ही सोर्स से आप पढ़ाई करोगे तो आपका तो बंटाधार होना ही। तो वो चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पता चली। और वो सबसे बड़ा शॉक उस टाइम इसलिए था क्योंकि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। क्योंकि इतना पढ़ता हूँ तो प्रीलिम्स तो निकलना ही चाहिए भाई, मेंस में शायद दिक्कत होगी, इंटरव्यू में दिक्कत होगी, प्रीलिम्स कैसे नहीं निकला।
तो उसी उधेड़ बुन में मैंने मतलब 1 लाख अन अकेडमी दूसरा एक सोर्स है, तो अन अकेडमी मैंने 1 लाख मिनट तक के वॉच मिनट डाल दी, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट के पहले। मतलब मैं बस पढ़ता था, क्वेश्चन सॉल्व करता था, पढ़ता था, क्वेश्चन सॉल्व। तो वैसा करके मैंने 2021 की जो पहली प्रीलिम्स थी वो 2020 की थी, वो नहीं हुई। 2021 की प्रीलिम्स हो गए मेरे। और 2020 ऑनलाइन लर्निंग वाज द ओनली ऑप्शन। ऐसा नहीं था कि ऑफलाइन लर्निंग मुझे जाना नहीं था, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग वाज द ओनली ऑप्शन इन दोस टाइम्स। और मुझे आदत हो गई, तो बाद में मैं जब ओपन भी हुआ ना यूपीएससी प्रिपरेशन, तो मैंने कभी प्री के लिए भागा नहीं कहा पे, दिल्ली के लिए तो बिल्कुल नहीं भागा। मेंस के लिए एक बार भागा था, वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन प्री के लिए कभी नहीं भागा मैं। प्री पे अपने फोन पे ही कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस तो है। मेरा फोन मुझे दे दो, मैं प्रिंट निकाल लूंगा। तो इतना कॉन्फिडेंस तो अभी आ चुका है, मतलब इतना। लेकिन उस टाइम पे पहली प्रीलिम्स निकाली, मैं उसी मन में खुश हो गया ना, प्रीलिम्स तो जी। निकला। बहुत सारे लोगों का तो नहीं निकलता, 10,000 से 15,000 ही लोग होते हैं जिनका निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल कितने लोग बिल्कुल सर। बैठते हैं ना यूपीएससी में। तो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ कि खुशी में ही था मैं। और मेंस मुझे लगा चलो यार हमको जो आता है वो लिख देंगे, कोई स्ट्रक्चर वक्चर की चिंता नहीं की, कीवर्ड वीवर्ड के बारे में पढ़ा नहीं, जो मन में आया वो लिख दिया। फिर मार्क्स भी वैसे आए, जो मन में आया उन्होंने वो दे दिए। 200 मार्क्स से शायद मेरा कट ऑफ गया था। तो ऑप्शनल भी, ऑप्शनल मैंने बोला कि प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी मेरा कोर सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, इसलिए मैंने बॉटनी ले लिया। बॉटनी के पेपर 1 में सारे लोअर प्लांट्स पढ़े, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है। तो एंजियोस्पर्म पे मैंने स्टडी किया था। उन्होंने पूछ लिया कि थैलोफाइटा फाइटा टेरिडोफाइटा, मतलब अलगी, मॉस एंड फर्न्स। एंजियोस्पर्म मतलब जिनके वो पेड़ होते हैं, उनका फूल होता है, उनका सीड्स कवर्ड होता है, वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो मतलब मैंने पूरा, मतलब इवोल्यूशनरी लैडर आप देखोगे तो मैंने पूरा एंड का पढ़ लिया था, और उन्होंने मुझे फर्स्ट में ही चित कर दिया उधर। तो अगेन सिलेबस न समझने की ये भूल थी कि सिलेबस को मैंने बड़ा लाइटली ले लिया था। जो मिस्टेक्स हम सीख करते हैं ना, वो अगर हमें तभी पता चले ना तो बड़ा फायदा होता है। तो उससे मुझे एक बात तो पता चली कि बॉटनी ऐसा सब्जेक्ट है कि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो कि बहुत बड़ा था, वो स्मॉल पार्ट ऑफ द सिलेबस है। तो अगर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो मैंने 4 साल में किया, तो अगर स्मॉल पार्ट ऑफ द सिलेबस है तो सिलेबस कितना बड़ा होगा ना फिर। तो बिल्कुल। पीएचडी लेवल के लोग देते हैं बॉटनी ऑप्शनल से, और वो क्लियर करते हैं। उसका सक्सेस रेट देखोगे आप तो 1% के अराउंड है कुछ, 1 to 3%। मतलब जितने लोग मेहनत देते हैं 1 to 3% लोग ही कर पाते हैं। तो वो चीज देखी और छोड़ दिया। अभी बोला चलो, कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि चलो हिस्ट्री ऑप्शनल ले लेते। सजेशन तो देने वाले लोग बहुत सारे मिलते हैं कि ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल लो, कुछ नहीं है, साइंस के स्टूडेंट हो कर लोगे। तो उन्होंने बोला हिस्ट्री ऑप्शनल, तो वो मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट से फिर शुरू किया। लेकिन पहले 2 साल में तो यही हुआ कि प्रीलिम्स तो निकल गया, 2 साल में वो खुशी की बात हो गई, लेकिन मेंस तो हार। तो 16 जनवरी 2022 जब ये खत्म हो गया था मीन्स 2021 का, तो मेरे पास मैंने जो प्रॉमिस किया था उसमें से कुछ भी नहीं हुआ था। 2 साल भी गए थे, यूपीएससी भी नहीं हुआ था। तो अब जैसे मैं वही पूछना चाह रहा था, जैसे अब एक होता है ना कि वो कहीं कहीं ना कहीं वो शायद बर्डन इतना नहीं होता, पर हमारे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आता है जब हम ऐसा चीज सोचते हैं कि अब वो नहीं हुआ। तो मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ सर कि जब अब आपने 2 साल दिए और वो चीज नहीं हुई, बर्डन भी आ गया कि यार अब क्या करूं, क्योंकि साइंस भी छोड़ चुका हूँ, यूपीएससी के भी 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ और गलतियां भी कर चुका हूँ उसमें। फिर आपने कैसे अपने आप को मोल्ड किया कि अब क्या करना है, या फिर घर वालों से कोई सजेशन है कि ये करते हैं, प्लीज आप इसको भी देख लीजिए, और फिर आप बढ़े, आपने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया। तो वही बात कि मैं मेरे को प्रॉमिस दिया था कि 2 साल में तो निकलूंगा, नहीं तो तुम्हारी बात सुनूंगा। और जनरली मैं प्रॉमिस कीप करता हूँ, तो वो चीज आ गई कि मम्मी ने बोला चलो भाई अब स्टेट पीसीएस दे दो। स्टेट पीसीएस तो तुम्हारे हाथ का मल है, तुम हमेशा कहते हो कि स्टेट पीसीएस एक अटेम्प्ट में निकाल लोगे, पोस्ट ऐसे ही मिलेगी तुम्हें। स्टेट पीसीएस में इतना बड़ा नॉलेज है, ऊपर से ऑब्जेक्टिव मेंस है, तो तुम्हें लिखना भी नहीं, टेंशन लिखने का होता है ना यूपीएससी में, इतना ज्यादा लिखो और फिर भी वो सामने वाला पढ़ पाएगा या भी नहीं।
और वैसे भी मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है नहीं। तो वो अलग से प्रेशर चलता है कि मेंस का, मतलब यूपीएससी में मैंने आपको कल भी बोला था कि मेरे लिए यूपीएससी में सबसे हार्डेस्ट स्टेज है मेंस। प्रीलिम्स सबसे इजी, और इंटरव्यू बीच में। वो डिपेंड करता है कि मेरा मूड कैसा है और पैनल कैसा है, तो दो चीजों पे डिपेंड करता है इंटरव्यू। लेकिन प्रीलिम्स सबसे इजी और मेन सबसे हार्डेस्ट, ये मैं हमेशा लेके चलता हूँ। तो स्टेट पीसीएस में मेंस ऑब्जेक्टिव होता है, तो घर वालों ने बोला चलो जाओ देखते हैं। तो 23 जनवरी 2022 को स्टेट पीसीएस का प्री था, 2021 का ही एग्जाम था। कोरोना की वजह से लेट हो गया, तो 2022 में दिया, और उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए और मैं क्वालिफाई हो गया प्रीलिम्स। तो वहां से मेरे स्टेट पीसीएस की जर्नी स्टार्ट होती है कि उसके बाद। और स्टेट पीसीएस में क्या होता है, इतना ज्यादा गैप नहीं होता। तो जनवरी में, मई में हमारा मेंस हो गया, 7, 8, 9 में। और मैंने वो भी दे दिया विदाउट प्रिपरेशन की चलो अभी यूपीएससी का ही प्रिपेयर करें, क्योंकि मई 2022 में यूपीएससी का भी प्रीलिम्स होता है। तो आपका पूरा फोकस, मेरा हमेशा, मैं हमेशा यूपीएससी फोकस गया रहा हूँ कि यूपीएससी एग्जाम है ना, तो मैं वही एग्जाम देखूंगा, बाकी चीजें थोड़ी साइड में हो जाएगी। तो यूपीएससी के ही प्रिपरेशन पे वो दे दिया, वो भी हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि चलो हो जाएगा, लेकिन जैसा कि माँ ने बोला था कि अभी तो कच करके दिखाना है ना, अपने मुंह पे एक बार गिराओ अच्छे से बोल के कि 2 साल में हो जाएगा। तो फिर मैंने स्टेट पीसीएस में ग्रुप बी और ग्रुप सी तक की भी एग्जाम दी थी। तो वो भी एग्जाम मैंने दी थी कि कुछ तो होगा। और उसके बाद मैंने मई 2022 में आरबीआई का भी पहला एग्जाम दिया, आरबीआई फेज 1। और मई 2022 के लास्ट वीक में मैंने यूपीएससी का भी प्रीलिम्स दिया। पर एट द एंड मुझे लग रहा था कि चलो अब सब निकल जाएगा, कि इतना तो किया है, सब निकल जाएगा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो कंफर्टेबल सिचुएशन में था उस टाइम, थर्ड अटेम्प्ट में। और तब आपने आई थिंक, जैसे आपने बताया कि तब आपने जब स्टेट पीसीएस में आपके आपने आई थिंक ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट आपकी निकली और फिर आपने उस पोस्ट को ज्वाइन कर लिया, है ना? आपकी ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट ज्वाइन की उसके बाद। तो सर अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने ग्रुप बी ऑफिसर एक्चुअली की मैं ये पोस्ट। कहना चाहता था कि जो दिल्ली में जाने की बात की थी ना मैंने, वो जी जी। 2022 में ही हुआ था कि बायजूस, ओके। मैंने बोला ना कि मैं उनका स्टूडेंट था। तो उनका स्टूडेंट था, तो उन्होंने उस टाइम ऑफर दिया था कि अगर आप प्रीलिम्स करो, क्लियर करोगे तो मेंस का हम रेसिडेंशियल कोचिंग देंगे दिल्ली में। तो उन्होंने 3 महीने का कोचिंग दिया था मुझे, जून 2022 से अगस्त 2022 तक। सितंबर में एंड था, सितंबर में मेंस था। तो वो 3 महीने का कोचिंग के लिए मैं दिल्ली भी गया था। और 3 महीने मैंने पूरा मतलब कस के प्रैक्टिस की, और मेंस भी दे दिया। तो उस मेंस में भी मेरा नहीं हो पाया, फर्स्ट अटेम्प्ट विद हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो नहीं हो पाया। तो सिचुएशन ऐसी थी कि उस मेंस के बाद की अभी हो गया, आरबीआई का भी फेस टू दिया, वो भी नहीं हुआ। तो सिचुएशन मतलब, और फिर उसके बाद फॉरेस्ट का मेंस भी दिया। तो इतने सारे एग्जाम देने के बाद 5 जनवरी 2023 को मेरा स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू था। तो मैंने नवंबर दिसंबर में फॉरेस्ट का मेंस दिया है, ओके, और उसके बाद मैं स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मतलब मेरे ऊपर अलग ही प्रेशर कि आरबीआई का इंटरव्यू भी मेरा बीच में फेल हो गया था। तो 7 सितंबर को मेरा आरबीआई का इंटरव्यू था, 7 सितंबर 2020। आरबीआई का आपको पता है कि बड़ा स्मॉल साइकिल होता है। मई में आप बिल्कुल। फेज 1 दे दो, जून में आप फेज 2 दे दो, और सितंबर अक्टूबर में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। सितंबर में इंटरव्यू हो जाएगा, अक्टूबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो सबसे स्मॉल साइकिल आरबीआई का होता है, और सबसे हार्ड वही हिट करता है कि वो इंटरव्यू दिया और फिर भी नहीं हुआ। तो वो चीज बड़ी हार्ड की। और क्या हुआ था, 7 सितंबर मुंबई में था मैं, और 16 सितंबर को तो मेंस था यूपीएससी का। तो बिल्कुल टाइम ही नहीं था ना मेरे पास, या तो मैं जी। आरबीआई का इंटरव्यू करता, नहीं तो यूपीएससी मेंस करता। ऑब्वियसली टारगेट तो यूपीएससी ही था। तो मैंने तो जितना किया किया, लेकिन उस बेसिस पे दिया तो 48 मार्क्स आए, 4 मार्क्स से मिस हो गया। लेकिन इतना ज्यादा दुख नहीं था, दुख इस बात का ज्यादा था कि यूपीएससी में नहीं हुआ। आरबीआई का इंटरव्यू पोस्ट भी गया है, लेकिन दुख इस बात का था कि यूपीएससी मेंस क्लियर नहीं हुआ, इतना 3 साल 3 महीने दिल्ली में जाकर भी। तो वो पेन के साथ मैंने ये दिया था स्टेट पीसीएस इंटरव्यू।
और उसमें मुझे 70 मार्क्स आए 100 में से। और मुझे क्लास 2 का मिला पोस्ट उसमें, उस रिजल्ट में। तो स्टेट पीसीएस में रिजल्ट है ना बड़ा लंबा आता है, मतलब जनवरी में इंटरव्यू है ना, जून में उसका रिजल्ट है। तो तब मुझे पता नहीं था कि हुआ है क्या नहीं, बस मैं ये बोल रहा था कि अच्छा हुआ है इंटरव्यू, चलो। वो आई थिंक अब आपकी एक वो जर्नी जो आपने स्टार्ट की थी साइंस एंड टेक के बाद, वो जर्नी कहीं ना कहीं एक जो आपका आपने जो अपने घर वालों को प्रॉमिस किया था, पर वो आपने दूसरा प्रॉमिस निभाया कि अब जो आप बोलोगे, मुझे था कि एक नौकरी तो मुझे लेनी है, और आपने वो स्टेट पीसीएस में ले भी ली, आपने ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट भी ली। अब सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप ग्रुप बी थे और आपका टारगेट ऑब्वियसली यूपीएससी ही था कि मुझे उधर ही जाना है, पॉइंट इसके अब इस पूरी जर्नी में एपीएफसी और ईओएओ कब आया आपकी लाइफ में, एंटर किया कि यार इसको देते हैं? क्योंकि आपने बोला मेरा प्री मुझे सबसे प्यारा था, इजीएस्ट। मेंस मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता था, क्योंकि मुझे लगता कहीं ना कहीं मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है, या मुझे कहीं ना कहीं कोई कोई ना कोई इशू होगा जिसके कारण मेरे मेंस में नंबर कटते हैं। इंटरव्यू मुझे ठीक लगा था, क्योंकि आप आईएफएस का इंटरव्यू दे के आए थे, तो आपको था कि वो भी मेरा इंटरव्यू ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो एपीएफसी और ईओएओ आया, ये कैसे आपकी जर्नी में, और आपको क्या लगा कि हाँ यार इस एग्जाम को देख के कि ये मेरा कप ऑफ केक है, कि ये तो होगा ही होगा मुझसे, क्योंकि मेरा प्री स्ट्रांग है। तो जब मैंने बोला 5 जनवरी को इंटरव्यू दिया, उसमें अच्छे मार्क्स आए, लेकिन इंटरव्यू का रिजल्ट तो लगा नहीं था। तो तब जी तक जी। स्टेट पीसीएस का दूसरा मेंस था जनवरी के एंड में। तो वहां पे मेरे एक दोस्त से बात हो गई, मतलब वो दोस्ती उसी दिन बना, और उससे बात भी उसी दिन हुई। तो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स में इतना जल्दी दोस्ती हो जाते हैं, मतलब मेरा तो ऐसा स्वभाव है कि किससे बातें भी करता हूँ ना 2 मिनट, तो मुझे वो दोस्त लगता है। कि इतना मैं निगेटिव फीलिंग रखता नहीं किसी के लिए कि दिमाग में। तो उसने मुझे बताया कि ये भाई ये यो का एग्जाम था 21 का, मैंने वो क्लियर कर दिया है अच्छे से, मुझे चेन्नई मिला है, लेकिन मैं चेन्नई नहीं लूंगा। मैंने सोचा ये चेन्नई लेके नहीं ले रहा है और ये कर सकता है, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ऑब्वियस सवाल है, सेम बैकग्राउंड, सेम ये, सेम मतलब हमारे थॉट्स भी मैच कर रहे हैं, सब कुछ मैच कर रहा है। मैं सोचा ठीक है, दे देंगे। फिर मेरा जो कजिन था, उसने भी बोला कि भाई ईपीएफओ ऐसा एग्जाम है जहाँ पे मेंस नहीं होता, प्रीलिम्स ही होता है, इंटरव्यू होता है। मैं तो बड़ा खुश हो गया कि भाई चलो मेंस की दिक्कत नहीं है, सीधा प्रीलिम्स दो, इंटरव्यू दो, निकाल लो जॉब, हो जाएगा। तो ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक था इस टाइम कि चलो दे देते। और एक और अच्छी बात ये थी कि ईओएओ और एपीएफसी दोनों एक ही दिन होने हैं, तो डबल पढ़ाई भी नहीं करनी, एक ही पढ़ाई से दोनों निकाल लो। तो वो भी बात, मतलब बहुत सारे जो अच्छे अच्छे फैक्टर्स थे वो लाइन अप हो गए कि चलो भाई अभी देते ही है इसको। फॉर्म तो भरा था, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला कि आईएफएस का इंटरव्यू, तब तक उसका कॉल आ चुका था, मेरा मेंस क्लियर हो गया था आईफोस का, फॉरेस्ट का। और उसका इंटरव्यू था 14 जून को। तो उससे पहले वापस से 2023 में भी वही सीन, प्रीलिम्स, फेज 1। तो वो तो चीजें मतलब चलती ही रहती है हर साल। तो मैं हमेशा, मतलब मेरे कजिन की वेडिंग थी, वो वेडिंग में नहीं जा पाया क्योंकि उसके नेक्स्ट दिन मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स था। तो कजिन की वेडिंग तो कौन मिस करता है ना, घर वाले ताने कितने देंगे, सोचो कि कजिन की वेडिंग मिस कर रहे हो तो। लेकिन मैंने बोला नहीं भाई, यूपीएससी यूपीएससी है, तो सोशल फंक्शन अब दूर ही रखो, यूपीएससी निकालना है, बाकी वापस ही जाएंगे फिर। तो दिया यूपीएससी। और 14 जून को, मतलब ये मैंने मई के एंड में दिया यूपीएससी का, या शायद 5 जून को हुआ था वो, 2023, ये यूपीएससी का प्रीलिम्स। तो जून में या मई के एंड में हुआ था। और 10-15 दिन में मैं दिल्ली गया, और दिल्ली गया और फॉरेस्ट का इंटरव्यू दिया। फॉरेस्ट का इंटरव्यू मतलब इतना अच्छा गया था कि मुझे लगा चलो फॉरेस्ट का रिजल्ट तो आना ही है। बाकी में एपीएफ ही ये 2 जुलाई को एग्जाम शेड्यूल था। मैंने बोला 1 जुलाई को तो फॉरेस्ट का रिजल्ट आना ही है, अगर वो आ गया तो ये 2 पोस्ट गए भाग में, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर लेके बड़ा खुश। ऑल इंडिया सर्विस है, मन की पोस्टिंग मिलती है, और कोई हम्म। ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर वहां पे होता नहीं। मतलब आईएएस का निगेटिव लोग ये बोलते हैं ना कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है, बड़ा ये होता है, मतलब कहाँ कहाँ से भी फोन आते रहते हैं। फॉरेस्ट में वैसी चीजें नहीं होती, बिल्कुल शांत पोस्ट है, कोई आपको टॉर्चर नहीं करेगा, कोई आपको पोस्टिंग के लिए ये नहीं करेगा। तो ऐसा ये था कि चलो फॉरेस्ट के लिए थे। मेरा स्वभाव भी बड़ा शांत टाइप का स्वभाव है, तो मुझे लगा कि ये सूट करेगा मुझे।
तो पूरा प्रिपरेशन यही हो रहा था कि फॉरेस्ट की वॉकिंग टेस्ट होती है 25 किलोमीटर इन 4 आवर्स, वो कैसे करें। थोड़ा सा वेट हायर साइड पे है, तो मुझे हमेशा से वही चिंता थी फॉरेस्ट में। ये चिंता नहीं थी कि इंटरव्यू नहीं होगा कि नहीं, ये चिंता थी कि वो टेस्ट होगी कि नहीं। तो इतना मैं श्योर था। और 1 जुलाई को मेरे दोस्त के साथ में शिरडी जा रहा था दर्शन के लिए साईं बाबा के। तो वो रिजल्ट आया और नाम नहीं था, तो फिर प्लान चेंज हुए और लास्ट मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया चलो ये तो एग्जाम दे दो। अब लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया, इसका मतलब ये नहीं था कि पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई की थी। बस 50-50 था कि अगर रिजल्ट हो गया तो नहीं दूंगा, वो बात थी। पढ़ाई तो की करनी होती है, हर एक एग्जाम की करनी होती है, विदाउट पढ़ाई के तो आप नहीं निकाल सकते ना। और ईपीएफओ एपीएफसी ये ऐसे एग्जाम है जहाँ पे आपको लेबर लॉ बड़े अच्छे से पढ़ने होते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इंस्पेक्टर के क्या राइट्स है, कंसिलिएशन ऑफिसर के क्या राइट्स है, ईपीएफ के जो प्रोविजंस है वो, डिसेबिलिटी के क्या प्रोविजंस है, एडवांस कितना मिलता है, कौन एडवांस देता है, हायरार्की क्या होती है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं था कि पढ़ाई नहीं की थी, बस ये था कि अगर ये हो जाए तो वो नहीं दूंगा। तो पूरा लैक ऑफ टर्न था। मतलब 1 जुलाई को ही मेरे दोस्त ने बोला था कि भाई ये तो गया, लेकिन दूसरा पोस्ट निकालोगे, इससे अच्छा पोस्ट निकालोगे। वो बातें हुई थी ना, हम रेगुलर कंसल्टेशन देते तो ये बात करते कि चलो फॉरेस्ट में नहीं हुआ तो आईएएस तो बन ही जाओगे तुम, इसका मतलब। तो वैसी वैसी बातें चल रही थी कि, तो मैंने दिया वो एग्जाम, दोनों एग्जाम साथ में दिए। और उसके बाद मेरा डीवी था नागपुर को, स्टेट पीसीएस का रिजल्ट है ना, मैंने बोला जून में आना था ना। तो फॉरेस्ट का इंटरव्यू देने के बाद 2 दिन में स्टेट पीसीएस का रिजल्ट आ गया। और वो कंफर्म हो गया कि मुझे क्लास 2 की असिस्टेंट रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की पोस्ट मिल रही है। तो मतलब मुझे लोग बुला रहे थे पुणे में है ना, फेलिसिटेशन जी होना जी। था इसका कि आप स्टेट सर्विसेज में सिलेक्ट हो रहे हो, आपने हमारा मॉक इंटरव्यू दिया है, प्लीज आ जाइए चाणक्य करके, हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट है पुणे में। तो उन्होंने ये इनविटेशन भेजा था। मैंने उनको फोन पे ये बोल दिया था कि भाई 15 दिन रुको, फॉरेस्ट भी निकाल लेता हूँ, फॉरेस्ट का और इसका साथ में दे देना मुझे। तो इतना कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे कि चलो भाई 15 दिन ही रुकने, फॉरेस्ट ही। तो ये दिमाग में भी नहीं था कि ये देने एग्जाम। और उसके बाद वो डीवी का भी मेल आ गया कि डीवी नागपुर को था। तो पुणे में ये एग्जाम है 2 जुलाई को, और 3 जुलाई के सुबह 8 बजे मुझे नागपुर पहुंचना है डीवी और मेडिकल के लिए। तो ऐसे माहौल में मैंने ये 2 एग्जाम दिए। और 3 जुलाई को सुबह 8 बजे, लेट गाड़ी लेट ही होता है, मतलब ट्रैवल से जाओगे आप तो पता है आपको कि 8 बजे का जी। टाइम बोला है तो 8:30 बजे छोड़ेगा वो आपको। तो 8:30 बजे मतलब मेरे कारण वो डीवी वाली बस रुकी थी, मेडिकल वाली बस रुकी थी, तो सबसे लेट बंदा मैं ही गया उधर। सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे खून किया हो किसी का, ऐसे कि पूरा मतलब पूरा कि क्यों भाई क्यों आ रहे हो, क्यों हमको टॉर्चर कर रहे हो आप, तुम्हारी वजह से हमें बैठना पड़ा। मतलब लुक से ही पता चलता है ना, कोई कुछ बोलता नहीं क्योंकि जानता नहीं, लेकिन लुक्स तो ऐसे ही थे कि भाई बहुत बुरा काम किए हो तुम इतना लेट आके। तो उसके बाद वही दे दिया, डीवी दे दिया, मेडिकल दे दिया। वाह, फिर वो तो हो गया ना। अभी तो 3 अक्टूबर को मेरा ज्वाइनिंग हो गया स्टेट सर्विसेज में। तो उसके बाद स्टेट ही में ये था। तो ईपीएफओ का एग्जाम देने के बाद मैंने सोचा ही नहीं कि रिजल्ट देखो या कुछ। जब रिजल्ट आया तब देखा, और फिर दोनों में हुआ था तो मैंने डैब भर के दे दिया। लेकिन ये तो क्लियर था कि इंटरव्यू जब भी आए मैं तो स्टेट ऑफिस में, स्टेट सर्विस में ज्वाइन करूंगा। और वहां से देखूंगा कि अभी भी 23 का भी मैंने मेंस दिया था ना सितंबर में। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि फेज 2 है आरबीआई का, उसका इंटरव्यू देना है। आरबीआई का फेज 2 मैंने तब तक क्लियर कर लिया था, तो फेज 2 उसका इंटरव्यू देना है। यूपीएससी इस बार तो निकलेगा ही, इस बार तो बहुत अच्छी पढ़ाई की है। हर बार मैं इसमें हमेशा मैं ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी पढ़ाई की है, इस बार तो निकलेगा, ऑप्शनल भी अच्छा किया है, सब कुछ अच्छा किया है। तो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि स्टेट सर्विसेज में ज्यादा दिन तो नहीं रुकना है। ट्रेनिंग में मैंने सबको बोल दिया था कि भाई मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखो, प्रोबेशन पीरियड है ना, 2 साल के अंदर में गायब होने वाला हूँ। या तो ऊपर जाऊंगा स्टेट सर्विस यूपीएससी में, या तो साइड में जाऊंगा आरबीआई में, लेकिन स्टेट सर्विसेज में तो नहीं रहूंगा, परमानेंट पोस्टिंग तो नहीं लूंगा क्लास 2 की। ये तो मैंने बात तभी कही थी लोगों को। और तब मुझे बड़े कमेंट्स आ रहे थे कि एरोगेंट हो, मैंने बोला नहीं भाई,
किया है एग्जाम, एक तो निकलेगा, इतने 10-12 एग्जाम दे रहे हो, एक तो निकलेगा ना। सारे निकलेंगे नहीं, मतलब इतना भी निगेटिव, इतना भी अनलकी इंसान नहीं। तो जी जी। वैसी बातें चल रही थी। तो 12 अक्टूबर को आरबीआई का इंटरव्यू दिया, वो भी फेल हो गया। वो 1.75 मार्क्स से रह गया। उसमें इंटरव्यू में कम मार्क्स आए थे। कम मार्क्स आने की वजह वही थी कि मैं नागपुर में था, इंटरव्यू मुंबई में था, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिफिकल्टीज होती है कि ज्यादा दिन की लीव नहीं मिलती। लीव हम्म। मिलती भी है तो कुछ लोग टॉर्चर करके बोलते हैं कि भाई हमको एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया, तुमको एप्लीकेशन, मतलब जिस आदमी को एड्रेस किया होता है ना, उस आदमी के अलावा सब लोग पूछते हैं कि हमको एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको तो दिया था मैंने, जो नॉन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उसको नहीं दिया था। तो उसने मुझे फोन करके बोल दिया कि भाई, हाँ कैसे गए तुम, आओ हम वापस, हम देखते हैं तुम्हारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कुछ लेंगे। तो वही सी बातें चल रही थी इंटरव्यू के एक दिन पहले आरबीआई के। तो मैं तो बड़ा परेशान में था उस टाइम कि क्या हो गया ना, अभी तो ज्वाइन किया है, 7-8 दिन जी में जी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की बात कर रहे, मतलब कुछ भी। हाँ, तो मैंने एक स्ट्रांगली वर्डेड लेटर लिख दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के नाम पे कि ये नॉन कॉम्पिटेंट पर्सन मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं। इसका क्या बनता है ना, गैजेटेड ऑफिसर हूँ, तो गैजेटेड ऑफिसर ने ही मुझसे बात करनी चाहिए ना। हम्म। मेरे ऊपर वाला ही मुझे स्ट्रक्चर पास कर सकता है, या मेरे नीचे वाला मुझे सस्पेंड भी कर देगा। वैसी बात थोड़ी होती है ना, हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन। तो वो चीजें तब भी मुझे पता थी कि ये होता है, लेकिन आपका अगर मेंटल बैलेंस इंटरव्यू के टाइम हिल गया ना, तो रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंटरव्यूअर पैनल आपकी सिंपैथी तो नहीं रखता बिल्कुल। आरबीआई का पैनल तो वैसे भी सिंपैथी के लिए नोन नहीं है, वो टॉर्चर करने के लिए नोन है कि तुमको नहीं आता तो फिर हमको 5 मिनट तुमको सुनाएंगे कि तुमको नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है, वैसे नहीं आता है। मतलब मार्केट रिस्क करके एक क्वेश्चन था, उसके ऊपर मुझे 3 बार पूछा। 3 बार मैंने अलग अलग जवाब दिया, लेकिन वो बोले नहीं ये सही जवाब नहीं है। 3 बार मैंने समझाया उनको मार्केट रिस्क, लेकिन उनको समझ में ही नहीं है। तो वही सी बात होती है कि पैनल के खुद के बनते हैं और उस दिन का पता है रिकॉर्ड, उस दिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ था ना 12 अक्टूबर को, मुंबई में इंटरव्यू चल रहे थे, एक भी बंदा नहीं सिलेक्ट हुआ है उस दिन का। देखो मतलब किसी की नहीं, पैनल का मूड ही शायद वैसा था कि किसी की दाल नहीं गली, सबको टॉर्चर करके भगा दिया उन्होंने। तो उसके बाद वही कि मेंस का रिजल्ट आना था 2023 के, वो भी नहीं हुआ। तो वापस 2024 में स्टार्ट किया वापस। अभी तैयारी फेज शुरू की वन तो शायद। नहीं हुआ, जी आरबीआई जी का जी। फेज वन तो नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्शन की वजह से वो डिले हो हम्म। गया। 18 जुलाई को अभी नोटिफिकेशन आया, मतलब 19 को आया। 66 वैकेंसीज है। तो 66 मतलब आधी से कम, जनरली 130 के अराउंड होती है, अभी आधा कर दिया ऑलमोस्ट। तो आरबीआई ने वैसे भी पूरा मतलब लोगों को डिसहार्टन कर दिया है। लेकिन मैंने मीन्स प्रीलिम्स तो दे दिया था अभी, रिसेंट वाला 2024 का प्रीलिम्स दे दिया था। 1 जुलाई को उसका भी रिजल्ट आया था। तो उसके बीच में, प्रीलिम्स देने के और उसके बीच में मेरा एलपीएफसी इंटरव्यू शेड्यूल था 4 जून को। 4 जून आपको पता ही है फेमस डेट बन चुकी है अभी, क्योंकि 4 जून को बिल्कुल। जनरल इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हुए थे। जी तो जी। आधे लोगों का दिमाग वही चल रहा था कि क्या होगा भाई, बीजेपी सरकार वापस बनाएगी क्या। तो इंटरव्यू के वेटिंग रूम के अंदर वही डिस्कशन चल रहे थे कि कैसे बनाएगी। अभी तो सिचुएशन 12 बजे तक ये स्थिति थी कि बीजेपी 239 पैट की थी, कांग्रेस 9900 पे घूम रही थी। तो मतलब जो सिचुएशन एट द एंड मिला वो 12 बजे वो सिचुएशन ही था। तो जब मैं बाहर आया ना, मतलब इंटरव्यू देने के लिए मैं 12 बजे अंदर गया और बाहर आ गया 5-6 बजे, मेरा सबसे लास्ट इंटरव्यू था। तो जब मैंने वापस आके देखा फोन, मुझे लगा हैंग हो गया है, क्योंकि वो नंबर चेंज ही नहीं हो रहे थे। जो नंबर 12 बजे थे वही नंबर 6 बजे थे, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा था उसमें। 239 का 240 हो गया है, 100 का 99 हो गया, बस वही चेंज। तो लेकिन अंदर तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन बाहर ऐसा लगा कि कुछ नहीं हुआ है। तो वो भी अलग बात थी। 4 जून मतलब लकी डे हो गया, अभी हो गया तो सिलेक्शन, लेकिन उसके दिन की भी कुछ खासियतें हैं। आई थिंक आपने बड़ा मतलब मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे जो भी आपको सुन रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि क्या एक रोलर कोस्टर जर्नी चल रही है कि इधर भी उधर भी ये चोरा वो चाया वो पकड़ा ये उठाया ये उठाया।
मैं सर आपसे दो चीज पूछना चाहता हूँ कि फिर मैं इंटरव्यू के ऊपर आपकी पक्का, क्योंकि आपके लो बहुत ज्यादा है, तो वो भली चीज मैं डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूंगा। और पहला पॉइंट मेरा ये है कि जब आपने एपीएफसी के बारे में थॉट प्रोसेस किया कि अब मुझे एपीएफसी देना, और आपको लग रहा था कि ये तो प्री है, मतलब मेरा कप ऑफ केक है, बट फिर भी एपीएफसी में या ईओईओ में, दोनों में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जनरली यूपीएससी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते। लेबर लॉस नहीं पढ़ते, अकाउंट्स नहीं पढ़ा जाता, कंप्यूटर्स नहीं पढ़ा जाता, इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं पढ़ा जाता, क्यूआर, अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात भी करूं, तो जो सी सेट का लेवल है वो कंप्लीटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू एपीएफसी। तो आपने जो ये टॉपिक्स थे जो बिल्कुल ही डिफरेंट थे, जो कि आपकी जर्नी बिल्कुल रोलर कोस्टर जर्नी है, अभी एग्जाम हो रहा है, 10 दिन के बाद दूसरा है, 5 दिन के बाद दूसरा है, उस जर्नी में आपने इनके लिए टाइम कैसे निकाला कि यार ये जो टॉपिक्स हैं, जो मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़े ना सुने भी नहीं होंगे, शायद कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होंगे यूपीएससी में, तो उनको आपने कैसे हैंडल किया? तो ये बात ये थी कि आरबीआई का मेरा चल रहा था ना साइमल्टेनियसली, और आरबीआई में सीरियसली करता हूँ फेज 1 और फेज 2। इंटरव्यू में कभी 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 यूपीएससी के साथ क्लैश हो जाता है, कभी वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज हो जाती है। मतलब मैंने घर वालों को बोला भी था कि स्टेट की ज्वाइनिंग में 1 साल डिले भी करता हूँ। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सटेंशन का, कि आप 1 साल के लिए डिले कर सकते हैं आपकी ज्वाइनिंग। तो उस एक्सटेंशन के टाइम पे अगर मैं वो इंटरव्यू देता तो मैं शायद 2-3 दिन पहले मुंबई जाता, थोड़ा सा एक्लेमेटाइज होता है, 1-2 मॉक देता, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता ना मेरा, और वो इंटरव्यू आराम से हो जाता और आरबीआई ग्रेड में सिलेक्शन हो जाता। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस था, मुझे इतनी जल्दी नहीं थी स्टेट में ज्वाइनिंग की। और अभी भी सेंटर में अभी इसका भी ज्वाइनिंग होगा ना, तो इतनी जल्दी कभी रेट ही नहीं है कि एक बार आपने एग्जाम क्लियर कर लिया ना, आप नेक्स्ट एग्जाम के बारे में सोचते हो। अभी मेरा यूपीएससी मेंस का प्रिपरेशन चल रहा है, तो अभी मेरा वही फोकस है कि यूपीएससी मेंस कैसे अच्छे से निकले। तो ये कभी नहीं हुआ कि रिजल्ट के बाद मुझे ज्वाइनिंग अभी 1 वीक में ही चाहिए, 1 मंथ में ही चाहिए, 2 मंथ में ही चाहिए। कभी ये रहा नहीं मेरा एटीट्यूड। तो यही बोला कि अभी इंटरव्यू है ना, वो अच्छे से प्रिपेयर करते तो हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और जो आप बोल रहे थे ना कि जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है वो कैसे आए, तो आरबीआई में रिसेंटली आप देखोगे लास्ट मीन्स में एक चेंज हो गया, अकाउंटेंसी रेशियोज ऐड कर दिए उन्होंने, राइट। तो अकाउंटेंसी रेशियोज मैंने आरबीआई के लिए पढ़े, ईपीएफओ में भी उनका यूज आ गया ना। तो वैसी चीजें होती है ना आरबीआई का। लास्ट टाइम मतलब वो जो इंटरव्यू के बाद में 20 के अराउंड मार्जिन था मेंस में, मतलब कट ऑफ से ऊपर। तो सोचो आप कितना अच्छा मार्जिन है ना। तो इतना अच्छा मार्जिन इसलिए था कि मैंने इतना अच्छे से प्रिपेयर किया था ना आरबीआई, और पूरा टाइपिंग मैंने बीच में, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि 5 जनवरी वो इंटरव्यू दिया, 20 20 जनवरी वो मेंस दिया स्टेट पीसीएस का। तो उसके बीच में क्या चल रहा था, मेरा टाइपिंग कोर्स चल रहा था। क्यों? क्योंकि आरबीआई में मुझे मुक्की खानी पड़ी थी कि 400 ही वर्ड लिख पा रहा था 600 वर्ड के आंसर में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में कुछ इम्प्रूवमेंट्स नहीं किए, या सिर्फ भागता रहता हूँ बीच में कोई काम नहीं करता। अभी भी मेरा हैंडराइटिंग पे इतने सारे क्रिटिक्स मिले मुझे, तो मेरे ड्रिल्स चलते रहते हैं हैंडराइटिंग की कि और अच्छे से कैसे ये करूँ। और टाइम का, यूपीएससी का पेपर होता है तो आपको टाइम में करना होता है, 180 मिनट्स मिलते हैं। तो 150 मिनट्स में, 130 मिनट्स में मैं वो पेपर लिखने में पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से लिख पाऊँ। कि एक बार स्पीड बैठ गया ना तो बाकी चीजें आप आराम से कर सकते हो। अगर स्पीड ही नहीं है तो बाकी चीजें लिखोगे, आधा पेपर खाली छोड़ दोगे, कुछ फायदा तो होने वाला ही नहीं। तो हमेशा जो छोटी छोटी चीजें मैं देखता हूँ ना कि ये वीकनेसेस है, ये लैकुना है, तो उनको तभी वर्क करो जो बीच का टाइम मिलता है ना। क्योंकि आरबीआई का साइकिल आपको पता है बड़ा शॉर्ट साइकिल होता है, तो बीच में बड़ा टाइम होता है। आप लास्ट इंटरव्यू दो और उसके बाद फेज 1 में इतना टाइम होता है कि आप पूरा सिलेबस 3-4 बार रिवाइज कर सकते हो पूरा। मतलब इतना अच्छा बन सकते हो कि आपको आरबीआई में रैंक बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरा पूरा फोकस तो आरबीआई पे कभी था ही नहीं, यूपीएससी ही था। तो वो सारा टाइम यूपीएससी में चला जाता था। तो लेकिन मैंने जो अकाउंटेंसी रोज जो किए, तो उसकी वजह से जो क्वेश्चन बाकी लोगों ने गलत किए मेरे सही हुए। और जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होता है ईपीएफओ में, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था यूपीएससी में 2 साल, तो मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे तो तकलीफ होनी ही नहीं थी। तो जो एपीएफसी का जो पार्ट था ना, एपीएफसी का जो पार्ट, वो इतना अच्छा हो गया था कि मुझे तो कॉन्फिडेंस था ही कि भाई अब तो होगा। एपीएफसी में विदाउट डाउट मैं बोल सकता था कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है। ईओएओ में डाउटफुल था कि बॉर्डर पे हो सकता है।
क्योंकि तो इतना तो ईओए का कॉम्प्लेक्स पेपर था। भी थोड़ा सा मुश्किल आया था इस बार का ईओए का पेपर, अगर एपीएफसी से थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो। मैं थोड़ा सा सर ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ईओएओ और एपीएफसी काफी हद तक सिमिलर भी थे, सिर्फ कुछ टॉपिक्स एपीएफसी में एडिशनल थे और कुछ टॉपिक्स मिस थे जो ईओए और इसमें मिस था। जब आप ईओए का पेपर दे के आए, पेपर बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आया, तो आपका क्या माइंड सेट था कि यार अभी 2 घंटे के बाद एपीएफसी का पेपर होने वाला है, अगर ईओए इतना मुश्किल पूछा है कि दूं भी या ना दूं, पता नहीं कैसा हो रहा है, क्योंकि मेरा प्री तो बहुत स्ट्रांग है और इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉ है, अगर पहले वाले में इतनी मुश्किल आ गई हैं। करंट अफेयर्स बहुत मुश्किल आया था पहले वाले में, एक एक साल 2 2 साल पुराने वाले सवाल भी पूछ रहे थे उन्होंने। तो आपने क्या सोचा कि क्या माइंडसेट से आपने सोचा कि यार 2 घंटे हैं, अब क्या करूं कि अगले पेपर में, जैसे आपने बोला मुझे तो ये तो हो ही जाएगा, मतलब पता है कि मेरे का एपीएफसी का इंटरव्यू कॉल आने वाला है, तो क्या आपने उस 2 घंटे में ऐसा माइंडसेट बनाया कि हाँ भाई ये तो फोड़ दूंगा मैं पेपर? तो क्या हो गया कि पहला पेपर अगर इजी जाता तो शायद मैं भाग भी जाता, लेकिन पहला पेपर तो क्लास 2 पोस्ट है सेंटर में भी, जी। दूसरा पेपर क्लास 1 पोस्ट है, तो भागने का तो लॉजिक नहीं बनता कि क्यों भागू। तो वो बात होती है। जी। एपीएफसी ऊपर वाली पोस्ट है, हायरार्की आपने देखी होगी, एपीएफसी के नीचे बिल्कुल ये बिल्कुल। आते हैं, एपीएफसी के ऊपर आरपीएफसी आता है, तो वो हायरार्की है एपीएफओ की, इतना तो पता था मुझे। तो भागने का तो सवाल ही नहीं था कि क्यों भागू। और अगर पेपर हार जाते तो आपको चैलेंज की तरह लेना है ना, कि ये पेपर बिल्कुल। हार गया मैं दूसरा तो फोड़ूंगा। मतलब मेरा 2023 प्रीलिम्स जो जीएस हार गया, तो सीसेट में मैंने इतनी मेहनत की कि सीसेट का कट ऑफ क्लियर कर पा, और उसी की वजह से सीसेट का कट ऑफ क्लियर करने की वजह से ही मेंस में जीएस में मेरे कम मार्क थे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हुआ ना। तो सीसेट को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, तो सेकंड पेपर को है ना मैं कभी लाइटली नहीं लेता, कभी भी। मतलब स्टेट पीसीएस में भी जब मुझे 170 180 के अराउंड मार्क्स आ रहे, तब भी मैं लाइटली नहीं लेता। तो वो बात होती है कि सेकंड पेपर में आपका चांस है कि और अच्छा करो, खुद के लिए अच्छा करो, खुद के बेटर फील करो ना। तो वो बात थी कि भाई इसमें पूरे अटेम्प्ट करने। ईपीएफ एओईओ में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था भाई क्या पूछा है। कुछ लॉ के ऐसे रिडंडेंट प्रोविजन पूछे थे कि देखना पड़ रहा था मुझे। तो मैंने क्या किया 2 घंटे में कि वो सारे लॉ के क्वेश्चन है ना, वो मैंने सारे के आंसर निकाले गूगल सर्च कर करके। वही की भी यूज नहीं की, मैं की पे वैसे भी बिलीव नहीं करता, इतने सारे बहुत सारी फेक चीज आती है मार्केट में। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि एक्चुअल की और रियल की में 9 to 10 ड्यूरेशन का डिफरेंस है, तो इससे मतलब आपका कट ऑफ मिस हो रहा होगा तो भी आप इन होगे, और नहीं हो रहा होगा मतलब 120 भी हो ना इनकी से, तब भी आपका प्रीलिम्स मिस हो। तो वही सी बात होती है ना, पूरा चेंज कर देता है वो। तो की के ऊपर नहीं बैठा, खुद से गूगल किए, खुद से एक्ट पढ़े, खुद से जो टॉपिक्स है ना जिन पे आए थे क्वेश्चन वो अच्छे से किए, और इंश्योर किया कि यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन है तो मैं वही आंसर। तो वो जो शॉर्ट चीज की ना मैंने, उसका फायदा हुआ मुझे। बाकी चीजें तो मैंने की थी अच्छे से, करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, बाकी अकाउंटिंग रेस हो, या बाकी जो नॉर्मल चीजें हो, वो तो की थी। बस वो जो लॉ वाला पार्ट था ना, मैंने बोला कि यहाँ पे तो मार्क्स नहीं जाने चाहिए हम, और वही अच्छा किया था। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने इनसे सीखा कि वो 2 घंटे को उन्होंने बहुत बेटर यूटिलाइज किया कि भाई जो चीज़ हो गई वो हो गई, अब इससे सीख के क्या करना है मुझे सेकंड पेपर में। अब सर हमने आपकी सारी जर्नी डिस्कस की, एक अब डिस्कस करते हो कि आपने इंटरव्यूज, आपने आईएफएस का इंटरव्यू भी दिया है, आपने आरबीआई का इंटरव्यू भी दिया है, और आपने कुछ मेरे ख्याल से मॉक इंटरव्यूज भी दिए होंगे, यूपीएससी के लिए भी दिया होगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है जब आप एडोटैप से जुड़े थे फॉर मॉक इंटरव्यू, आई थिंक आप वो, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज वो किस्सा जरूर शेयर कीजिए कि आप शायद ट्रेन में थे जब आपने मॉक इंटरव्यू दिया एडोटैप का। और एक ये वाला किस्सा, और दूसरा किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ बच्चों को, जो आपने आईएफएस का इंटरव्यू दिया, बिकॉज जो पैनल, जिस पैनल में आप गए थे, आई वांट टू, आप, मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को उन पैनल के बारे में भी बताएं और वो कैसा रहा इंटरव्यू, क्योंकि ये दो बहुत बड़े इंटरव्यूज आपने आपने मुझे बताया था अभी कि ये इंटरव्यूज मुझे याद रहेंगे सारा टाइम, एक ट्रेन वाला और ये वाला। थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दीजिए। तो ट्रेन वाला ही बता देता हूँ कि 2 तारीख को जाना था मुझे। 2 तारीख को जाना था क्योंकि क्या हो गया था चीज कि अभी मैं जॉब में हूँ, तो जॉब में तो ज्यादा छुट्टी मिलती नहीं है, तो 3 दिन की जी। सीएल डाली थी मैंने, कैजुअल लीव कि 3 दिन तो मैं गायब रहूंगा। 2 3 4 ना, 3 4 5 ऐसा, 3 4 5, 2 को तो संडे था, तो 2 को तो संडे था, तो 3 4 5 की लीव डाली थी मैंने। तो मैं 2 को ही निकल गया, ट्रेन से गया था।
मम्मी भी साथ में थी, वो हमेशा साथ रहती है जनरली। दिल्ली जाता हो तो साथ रहती है, क्योंकि फूड वीड भी चीजें देखनी पड़ती है मुझे। वहां पे ऑयली ज्यादा नहीं मिले, गला बैठ गया तो इंटरव्यू में दिक्कत हो सकती है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा। और मोटिवेशनल के तो रूप में भी, मतलब वो इतना देर बाहर बैठती है तो उसको भी पता चलता है, और अच्छा लगता है यूपीएससी के पास मम्मी को बैठाते हुए कि देखो तुम्हारा बेटा जा रहा है अंदर, कि देखो यूपीएससी के लिए ना। तो कभी कभी क्या है, आप फोन पे बोलते हो तो इतना बिलीव नहीं करते, साथ लेके चलो तो एक बार अंदर घुसने दिया तो पता चलता है कि भाई हाँ रियल चीज है। मतलब देखा होगा ना फिल्म्स में बच्चे बोलते हैं हाँ जी हो जी। गया, नेम वाइज लिस्ट आने तक, नेम वाइज लिस्ट आने के बाद नहीं भाई गलती से मुझे लगा मेरा नंबर है, नहीं हुआ, तो वैसी बातें होती है ना। तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि वैसा करूँ मम्मी के साथ, तो मैंने हमेशा उसको साथ लेके ही गया था। तो जब गया था तो क्या हुआ, ट्रेन से गया था। ट्रेन से मेरी टिकट कराई थी, एक ही पीएनआर था। मेरा तो कंफर्म हो गया, उसका कंफर्म नहीं था। तो फिर टीसी से बात की कि भाई ये कैसे हो गया ना, एक कंफर्म एक नॉन कंफर्म, मतलब यूनिक चीज है ना। जनरली पीएनआर पूरा कंफर्म होता है या पूरा वेटिंग चला जाता है। एक पीएनआर पे एक पैसेंजर कंफर्म, एक वेटिंग नहीं रहता। तो उनसे बोला और उनसे भी रिक्वेस्ट की कि खाली सीट हो तो दे दो। तो वो दे दी, और तभी मुझे याद आया कि भाई मैंने इनका इंटरव्यू शेड्यूल किया। और ये चीज क्या थी कि जब मैंने इंटरव्यू शेड्यूल किया था तो मैंने आपको बोला था कि मैं शायद बाहर रहूंगा, मतलब यही बोला था। और यही बोला था कि अगले दिन, मतलब मेरा प्रिपरेशन ही चल रहा था ना, तो मैंने बोला ट्रेन का टाइम है, तो ट्रेन में वैसे भी पढ़ाई तो होती नहीं, सोना ही होता है मोस्टली। क्या आप पे मारते हो फेलो पैसेंजर के साथ, तो चलो उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं, मौका दे देते हैं। तो गया ऊपर, मेरा ऊपर वाला सीट था, और ट्रेन में ही मैंने दिया मौका। तो नेटवर्क डिफिकल्टी के कारण क्या हो गया, आधे के बाद वो मैंने सिर्फ ऑडियो ओनली मॉक गया वो। लेकिन मुझे ये पता चला कि मुझे तो नॉलेज है, मतलब वैसे भी पता होता है ये चीज, लेकिन एक हेलो कंफर्मेशन आ जाए तो अच्छी बात होती है, और ना, और आपको ये पता चलता है कि आप उस माइंड सेट में हो इंटरव्यू वाले। तो वहां पे भी कुछ ये किया, मतलब मैं तो अभी इतनी बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन वहां पे एक इंटरव्यूअर ने बोला कि पानी पंचायत है ना, वो अन्ना हजारे ने दिया। मैं तो 100% श्योर हूँ कि वो सालुंके ने दिया है, विलास या विकास सालुंके ने, क्योंकि महाराष्ट्र से ही है ना वो। और जैसे कि आपको पिछले सेशन में पता है कि महाराष्ट्र के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है ना, मतलब बाकियों से तो ज्यादा ही, मेरा स्टेट है, मेरा गांव है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, तो मुझे ऑब्वियसली ज्यादा जानकारी होगी ना। तो मैंने उस टाइम पे भी बोला ये अन्ना की देन नहीं है। अन्ना की देन क्या है कि लोकपाल है, उन्होंने किया हुआ। और उनका देन है कि वाटरशेड डेवलपमेंट, रायगंज सिद्धि मॉडल विलेज के रूप में जाना जाता है। तो वो इस कारण रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटरशेड मैनेजमेंट में जो अच्छा काम किया है उन्होंने, मतलब जो गांव मैंने बोला ड्रॉट प्रोन एरिया से आता हूँ ना, तो ड्रॉट प्रोन एरिया में अगर आप 12 महीने अगर पानी आपका खिलता रहे, मतलब फ्रेश वाटर आपका रनिंग रहे, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो वो चीज, और उनका इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला लोकपाल लोकायुक्त आंदोलन तो आपको पता ही है। तो वो चीजें, वो दोनों चीजें मिलके अन्ना को बनाती है ना। तो उन्होंने एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने की कोशिश की, तो मैंने वही उनको बोला कि नहीं, तो मुझे ये फीडबैक मिला कि मुझे मेरे गांव के बारे में जानना चाहिए। तो वैसे भी फीडबैक मिलते हैं, आपके ऊपर है आप कैसे लेते हो ना। तो जो सिंसियर फीडबैक है उसे आप लेते हो, ऐसे फीडबैक को जनरली मैं इग्नोर करता हूँ कि मुझे मेरे गांव के बारे में और पढ़ना चाहिए, मतलब क्यों, राइट, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी मिलते हैं। तो वो हो गया। अभी आप दूसरा बोल रहे थे फॉरेस्ट का, तो फॉरेस्ट का इंटरव्यू आर एन चौबे जी का था, और उनका पैनल था। तो मुझे आइडिया नहीं थी एक्चुअली, मेरा यूपीएससी का फर्स्ट इंटरव्यू था वो। और तो मैं गया, मैं लोगों से पूछने लगा फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट में नाम पूछे जाते हैं, मतलब जैसे कि टेक्टोना ग्रैंडिस, पता है आपको किस प्लांट का नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस? नहीं नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं नहीं ना, इसके टीक बारे में। टीक 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 ठीक आपको है। पता होगा, टीक। टीक, जी। ये सबसे बड़ा वाला ये है टीक। मतलब इसका जो पेड़ है ना, टीक, ये बड़ा यूज होता है टिम्बर में, टिम्बर इंडस्ट्री में। और बिल्कुल। इसका फॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा होता है, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होता है, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, एफॉरेस्टेशन ज्यादा करता है इसका। तो टीक का नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। तो मैं हर एक बंदे से पूछ रहा था वेटिंग रूम में कि भाई टेक्टोना ग्रैंडिस किस प्लांट का नाम है।
तो जिनका फॉरेस्ट्री ऑप्शनल था उनको तो मैं जानबूझ करके पूछता था, क्योंकि फॉरेस्ट्री में काम ही अफॉरेस्टेशन है ना आपका, डिफॉरेस्टेशन स्टॉप करना और अफॉरेस्टेशन प्रमोट करना, यही काम है फॉरेस्ट्री में अगर आप घुस रहे हो तो। मतलब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लेकिन यही बात होती है उधर कि forestry से बढ़ाओ। तो पूछ रहा था तो बहुत सारे बंदे, एक बंदा मुझे पूरा डिप्रेस मिला कि भाई आज चौबे जी का पैनल है, 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, एक बार तो अच्छे मार्क दिए, एक बार बुरे मार्क दिया, अभी तीसरा टाइम में क्या हो। मैं बोला कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा। और उसका हो गया। उसके बाद मैंने दिया तो उसका हो गया, और उसके मतलब बाहर निकलते टाइम ऐसे एक्सप्रेशन थे कि भूत देख लिया उसने, उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, वैसा वैसा उसका मुंह आ गया, मतलब साया ऑफ डिलीफ बोलते हैं ना। तो बाहर आके उसने वैसा सीन किया कि पूरा मतलब छोड़ दिया, हो गया भाई, छुटका हो गई, ऐसा ऐसा उसका एक्सप्रेशन था। तो मैं गया, मुझे लगा कि भाई टॉर्चर तो करने वाले हैं शायद। तो उन्होंने पहले ही पूछा कि भाई श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या सीन है बताओ। तो मुझे तो पता था श्रीलंका में बर्बादी की है ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपलसरी करके, क्योंकि फार्मर्स रेडी नहीं थे और उसका उनका क्राइसिस हो गया। तो इंटरनेशनल रिलेशंस आपने देखा होगा, मैंने आप फोटोज कि मेरी हॉबी में तो उसमें फॉलोइंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करके है एक चीज। तो जब मैं लिखता हूँ ना कुछ चीज, तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि मुझे पता है उस बारे में, इसलिए लिखा है, सिर्फ वहां पे डेकोरेशन के लिए नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी कभी कभी लोगों को लगता है इतना ज्यादा लिखा होगा तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी, या तो वॉचिंग टेनिस में कम होगा, या तो वॉचिंग क्रिकेट में कम होगा, प्लेइंग चेस में कम होगा। तो उन्होंने पूछा कि श्रीलंका के बारे में, तो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि सिंक कर रहे हैं ना आइलैंड, तो आइलैंड सिंक कर रहे हैं तो बताओ एग्जाम्पल। तो मैंने बताया कि जकार्ता है ना सिटी, वो सिंक कर रही है। फिर मुझे उन्होंने पूछा कि जो माउंटेन्स है, वो माउंटेन्स का पीछे इमेज था, तो वो बोले ये माउंटेन्स में एक्सप्लेन करो लैंडस्लाइड। तो आपको जोशीमठ पता होगा, जोशीमठ में जो हुआ बिल्कुल। था, वो चीज क्यों हुआ था, वो के तो मैंने उसके बारे में बताया, और ये बताया कि एज अ फॉरेस्टर आपको डेवलपमेंट के आगे जितना एंटी हो सके आप हो जाओ, क्योंकि आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है बचाने वाला। बाकी लोग तो डेवलपमेंट उनका काम है, वो वही देखेंगे, आपका काम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर आप ही डेवलपमेंट प्रमोट करने लगेंगे तो इन्वायरमेंट रिस्टोरेशन कौन करेगा? इन्वायरमेंटलिस्ट करेंगे, उनके पास क्या पावर है, वो फॉरेस्ट राइट इन्फोर्स कर सकते हैं। तो आपका मोटिवेशन ही कंजर्वेशन है ना, आप वहां से कैसे भाग सकते हो। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में भी पूछा, और अंडमान निकोबार पे जो बेस बढ़ रहा है हमारा। सर आई थिंक आपका वॉइस कम से मिस हो कम गया। डैमेज होगा। जी, हाँ। बोलिए 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 बोलिए, आपका वॉइस मिस हो गया था हाँ बीच में ना। हाँ, तो अंडमान निकोबार है ना, उसमें मिलिट्री बेस बना रहे हैं ना हम, चाइना को कंट्रोल करने के लिए। जी चाइना की जी जो जी। जो आ रहा है, चाइना का स्टेट ऑफ मलाक्का जो हम चोक पॉइंट बोलते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अंडमान निकोबार पे बेस बना रहे हैं। तो ये टैक्टिकल मूव है, राइट मूव है विद रिस्पेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन आप देखोगे अंडमान निकोबार इज वन ऑफ द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक है। तो वहाँ पे कल्चरल भी पॉइंट्स है। सेंटिनल ट्राइब के बारे में पता होगा कि उनके जो कल्चर है वो आउटसाइडर को अलाउ भी नहीं करते और उनको सीधा मर्डर कर देते। तो वैसी चीजें वहाँ पे होती है। तो आप कल्चरल सेंसिटिविटी भी देखनी है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन भी देखना है, और मिलिट्री बेस भी देख। तो बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। तो मतलब पूरा इंटरव्यू वो मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस या उसी पे गया। वॉइस ब्रेक हो गया अक्षय आपका। हेलो। है अक्षय, वही एक है मिनट एक कि मिनट। इस क्वेश्चन को ना दोबारा कर लेते हैं, एक्चुअली वो ना आपका वॉइस ब्रेक हो गया बीच में, 2 3 कौन बार। सा। ये अच्छा, इंटरव्यू वाला क्वेश्चन दोबारा मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। ठीक है आ, चलो। हाँ, ये मैं दोबारा बता, इसको थोड़ा सा कंसाइज कर देते हैं। आप एरोटाइप वाला हम्म। थोड़ा सा बता दीजिए, फिर इसको कंसाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एडिटर एक्सप्लेनेशन वाला हो भी जाएगा। कट गया था क्या? हाँ, एरोटाइप वाला भी बीच में कट गया, मतलब पूरा क्वेश्चन है ना, फिर फ्लो बिगड़ जाएगा सर, नहीं तो वो क्वेश्चन का ना मैं आपसे क्वेश्चन ही दोबारा पूछ लेता हूँ, ये वाला। हाँ ठीक है, पूछिए। ठीक है ना। मतलब वो तो आपका एक्चुअली वो बता दिया पार्ट करो दो। ना, आवाज कट हो गया तो। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा था एक्चुअली, तो बीच में आ रहा था तो मैंने कंटिन्यू कर दिया, पर अब बिल्कुल ही बंद हो गया, तो जब आप ये वाला पॉइंट बता रहे थे ना, तो इसलिए मैंने बोला वो हम्म, क्वेश्चन दोबारा पूछ लेता हूँ। ठीक है सर, 2 क्वेश्चन, ठीक। एक ये वाला है, एक लो पॉइंट वाला पूछेंगे, फिर आपकी हॉबीज, फिर उसको एंड कर देंगे, ठीक है सर, बस ये 2 3 क्वेश्चन पूछूंगा हम्म, मैं। ठीक है, चलिए। तो
अक्षय, जैसे आप, अब मैं आपको पूछना चाहूंगा, बिकॉज हमने आपकी पूरी जर्नी को डिस्कस किया है, बट अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इंटरव्यू, क्योंकि आपने काफी इंटरव्यूज दिए हैं। तो मैं आपको चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने हर जो आपने इंटरव्यू से क्या सीखा, क्योंकि आपने आईएफएस का इंटरव्यू भी दिया, आपका ईपीएफओ एपीएफसी वाला इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, जो आपने मुझे बताया था कि उसमें मुझे ईपीएफओ के बारे में कम पूछा गया, बट लॉ के ऊपर मेरा बहुत डिस्कशन हुआ। और एक आपने मॉक इंटरव्यू दिया था एडुटैप के साथ इन द ट्रेन। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ट्रेन में जो आपने मॉक इंटरव्यू दिया वो कैसा कैसा हुआ इंटरव्यू, थोड़ा सा आपका आईएफएस का इंटरव्यू, जो लर्निंग आपने वहां से सीखी, और फिर एपीएफसी का इंटरव्यू, क्योंकि आरबीआई का इंटरव्यू आपने बोला बहुत वन लाइनर होता है। तो कैसे आपने इन इंटरव्यूज में से क्या क्या चीजें पिक की और क्या क्या चीजें सीखी आपने, मैं चाहूंगा बच्चों को जरूर बताइए सर। तो जो ईपीएफ वाला ट्रेन वाला इंटरव्यू था, तो वही चेक करने के लिए था कि मेरा लेवल क्या है, मतलब मुझे आ रहा है क्या, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मेरे समझ में आ रहे हैं, मैं उनको अच्छे से बता पा रहा हूँ क्या नहीं, जो पॉइंट्स मुझे चाहिए मेरे अंदर से कि वो पॉइंट्स आने चाहिए, जैसे मेंस में भी होता है कि आंसर के लिए आपको 5-6 पॉइंट्स आने चाहिए होते, तो उतने पॉइंट्स आ रहे हैं क्या, मैं 1-2 मिनट उस पे एक टॉपिक पे बोल सकता हूँ क्या, विदाउट इंटरप्शन, विदाउट एनीथिंग, मतलब कोई मुझे इसका लिंक वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, बीच में मेरा अचानक से पॉज नहीं होना चाहिए आंसर। तो वही चीज चेक करने के लिए वो ट्रेन में दिया था। तो ट्रेन में देने का कारण ये था कि मेरा शेड्यूल बड़ा बिजी चल रहा था उस टाइम, और मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो जो टाइम मिला वो मिला कि ट्रेन में ही मिला। तो मैंने बोला चलो इसको यूटिलाइज कर देते हैं, सोने से अच्छा मॉक दे दूं कि क्या लेवल है वो चेक करूँ, तो इसलिए दिया। और उस इंटरव्यू से ये पता चला कि है, मतलब नॉलेज तो है। और जो कमेंट्स आए मेरे विलेज के बारे में, तो मुझे ऑब्वियसली ज़्यादा पता था मेरे विलेज के बारे में, तो मैंने वैसे कमेंट्स इग्नोर कर दिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों को कि अगर मॉक में आपको एडवर्स कमेंट्स आए ना, तो इतना दिल पे मत लीजिए। मतलब मुझे पता है, मेरा फॉरेस्ट का भी एक मॉक का पता तो आपको कि शंकर आईएएस है ना, उनके साथ मेरा मॉक हुआ था। तो उन्होंने मॉक में मुझे ऐसा ये किया था कि तुम बिल्कुल ही अच्छा नहीं बोलते, तुम्हें कुछ नहीं पता है, वगैरह वगैरह। मतलब वो मॉक देखने के बाद मेरे एक फ्रेंड है, मैंने उससे पूछा कि भाई इस मॉक के हिसाब से मुझे 300 में से कितने मार्क्स दोगे, तो उसने कहा था 120 मार्क्स दूंगी मैं तुझे, कितने कम। तो उस मॉक से मैं डिसहार्टन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि वो रियल मॉक नहीं है, मतलब रियल इंटरव्यू नहीं। रियल इंटरव्यू में मैं इतना सुनूंगा नहीं लोगों को, ये मतलब इतना। रियल इंटरव्यू में आपको मॉक खत्म होने के बाद बाय बाय बोलते हैं ना, बिठा के रख के आपको लेक्चर तो देते कि इसका ये बोलना चाहिए था, उसका वो बोलना चाहिए था। तो वो चीज कि मुझे था खुद पे कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा, तो फॉरेस्ट का जो रियल इंटरव्यू दिया, तो मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया अपने, आंसर भी वही वैसे ही दिए जैसे मैं नॉर्मली देता हूँ। और जो मुझे चीज आती है वो मैंने आती है बोला, जो मुझे नहीं आती वो नहीं बोला। मतलब एक इसका बॉटनी का क्वेश्चन है कि एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स क्या होता है। अभी उस टाइम पे मुझे पोलन याद आता तो मैं बिल्कुल अच्छा आंसर दे देता, लेकिन उस टाइम पे मुझे पोलन याद ही नहीं आया। अभी कुछ लोगों के लिए ये चीज ऑब्वियस हो सकती है कि एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड मतलब पोलन है, लेकिन उस टाइम पे नहीं थी ऑब्वियस। कुछ ऐसे होते हैं कि सीधे सीधे सवाल आपके मिस हो जाते हैं, तो कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे कि मैंने बोला, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, अगर आपको पता है आंसर और फिर आप अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे, दैट बिकम्स अ मेजर इशू। तो फॉरेस्ट इंटरव्यू में मैं अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाया सारे, और मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि हो ही जाएगा, और मिस हो गया तो एक आधे मार्क्स से मिस होगा। तो वो चीज़ थी। और लास्ट में एपीएफसी का इंटरव्यू, तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि ईपीएफओ के बारे में पूछेंगे, एपीएफसी के बारे में पूछेंगे, वर्कलोड के बारे में पूछेंगे, सोशल सिक्योरिटी के बारे में पूछेंगे, वेज गैप के बारे में पूछेंगे, ड्यूअल बर्डन के बारे में पूछेंगे, मतलब जितने सारे कीवर्ड्स आप सोच सकते हैं मैंने कर लिए। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, वीकली स्टेटस, यूजुअल स्टेटस, वो भी कर दिया था कि अगर आप घूमना ही चाहते हो तो क्यों ना घूमो, एनएसएस हो, पीएलएफएस, वो सारी चीजें भी कर दी थी। तो ऐसा कुछ लेबर रिलेटेड पॉइंट नहीं छोड़ा था, 4 कोड भी किए थे, हर एक का फुल फॉर्म भी किया था, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे वो भी किया था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि इंटरव्यू आपके डेप्थ के ऊपर ही होता है, तो डेप्थ के ऊपर ही गया वो इंटरव्यू। और उन्होंने साइंस ग्रेजुएशन पूछा, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग पूछा, उसमें फूड सिक्योरिटी पूछा, उसमें बाकी चीजें पूछी। फिर मेरे हॉबीज के ऊपर आए, साईफाई मेरी हॉबी है, तो उस पे रोबोटिक्स पे पूछा। फिर उन्होंने आगे भी पूछा साईफाई से कि क्या रियलिटी हो सकती है, मैंने उस बारे में बताया।
और एट द एंड लॉ पे डिस्कशन हुआ, लॉ पे बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ, 3 3 मेंबर्स मुझे लॉ पे ही क्वेश्चन पूछे कि लॉ में ये क्या होता है, वो क्या होता है। और जब मैं बोल रहा था कि आपको नहीं लगता कि आप ज्यादा टेक्निकल हो रहे, नहीं बोले तुमने तो लिखा है ना फॉलोइंग लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट, तो हम हमारे जीवन में जो लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट है वो सब पूछेंगे। तो बोला ठीक है पूछो, फिर हम देखते। तो देखा हमने कि किसको कितना आता है। तो थोड़ा सा वो नॉलेज का ही टेस्ट हो गया, कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ना, तो थोड़ा सा वो नॉलेज टेस्ट में एट द एंड बन गया था। तो लेकिन अच्छा लगा मुझे कि मुझे आता है, मतलब अभी मैंने बोला स्टेट पीसीएस में ट्रेनिंग में था ना, तो मेरा ट्रेनिंग नागपुर में हुआ था, वानामती में। तो वानामती नागपुर एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है स्टेट का, नंबर 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नंबर 1 यशदा पुणे। तो नंबर 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लॉ एंड जुडिशियल प्रोसेस का हर एक मतलब वो अवार्ड देते हैं हर एक सब्जेक्ट का। 4 सब्जेक्ट होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड जुडिशियल प्रोसेस। ये 4 सब्जेक्ट हमें पढ़ाए हुए प्रोबेशन में, फाउंडेशन पीरियड में। तो उन सबका अवार्ड दिए थे उन्होंने। तो 200 लोगों की बैच थी, 200, 219 कह रहा हूँ, सारे क्लास 2 ऑफिसर्स, सारे एक जगह। तो उनमें से मुझे लॉ एंड जुडिशियल प्रोसेस के लिए अवार्ड मिला। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख दिया है कि फॉलोइंग लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट, और ऐसे ही मैं देख के आ गया कि चलो बीएनएस का मैं फुल फॉर्म पता कर लेता हूँ, बस वही काफी है। नहीं, क्योंकि फॉलोइंग लिखा है ना, तो बस देखता रहता हूँ, जी जी। हेडलाइन देखो अंदर का छोड़ दो, तो वैसी बात नहीं की। तो आई थिंक ये भी आप सबके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है फ्रॉम अक्षय जी के, आप जो भी लिख रहे हो उसमें आपको पूरा अंदर तक पता होना चाहिए, कि आपको कॉन्फिडेंस हो इतना ज्यादा कि अगर मुझसे वो पूछेंगे तो मैं डरूं ना कि मैंने लिख दिया यार ये मुझे क्या पूछेंगे, आप उसको हैंडल कर सकें। अब सर, हमने सारा कुछ डिस्कस किया, आपकी बहुत ही ब्रिलियंट जर्नी हमने डिस्कस की। मैं इनमें आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने देखा बहुत लोज देखे हैं, आपने आपने हाई भी बहुत देखी हैं। एक वो बंदा जो ब्राइट स्टूडेंट था, अपने एक जर्नी की तरफ बहुत अच्छे तरीके से जा रहा था, बिफोर कोविड अपना एक लक्ष्य था कि मुझे इंजीनियर बनना, उसमें बहुत अच्छा कर रहे थे। फिर आपकी लाइफ ने एक ट्रेंड लिया 2021 में, जब आपने यूपीएससी को पूरी जर्नी आपने जी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपने हर तरह के देखे, आपने आरबीआई में भी आप गए, यूपीएससी दिया, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो बहुत लो आए हैं आपकी जिंदगी में। तो जब ये लो पॉइंट्स आते थे, तो क्या ऐसी चीज थी जो आप अपने आप को बताते थे, या क्या ऐसा पॉइंट था जो जो मोटिवेट करता था आपको कि नहीं कुछ नहीं हुआ, करना है यार आगे, ताकि बच्चे आपसे सीख सके कि यार मोटिवेट कैसे रखते हैं आप अपने आप को, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में पेपर पे पेपर दे ही जाना, दे ही जाना, दे ही जाना, दे ही जाना, और नहीं होना तो बहुत ज्यादा लो आता है, स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जो बहुत ही मतलब, मैं कहूँ कि एक माइंड में होता है ना कि यार मैं तो टॉपर हूँ स्कूल का, तो मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं वो आया कि इसको कैसे आपने हैंडल किया। तो वो ईगो वाली बात तो है ऑब्वियसली कि कैसे फेल हो सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि कैसे फेल हो सकता है, उसे कैसे फेल हुआ ये क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि कैसे फेल हुआ, आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करो, और अच्छे से इंट्रोस्पेक्शन करो। कोई ये नहीं, मतलब मेरी हैंडराइटिंग मुझे तो बहुत बड़ी पसंद है, लेकिन बाकियों को पसंद नहीं, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ ना। तो वही सी बात है, मुझे पता है कि मेरी हैंडराइटिंग लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इवैल्यूएटर्स का आजकल तो बड़ा लेजीनेस चल रहा है कि अंडरलाइन नहीं किया तो उस पे मार्क काटेंगे, बॉक्स नहीं बनाया तो उस पे मार्क काटेंगे। यूपीएससी मेंस में तो प्रेजेंटेशन पे तो मतलब पूरा इवैल्यूएशन प्रेजेंटेशन पे होता है, ऐसा कभी कभी मुझे लगता है। कंटेंट लिख देता हूँ तो बोलते हैं गुड कंटेंट, बाकी के आंसर में कंटेंट होता है नहीं, फिर भी उनको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। बाद में वो पीपल फेल होते हैं, और उनको पता चलता है कि उनकी गलतियां क्या थी। लेकिन एट द एंड अब अगर मॉक दे रहे हो ना, तो मॉक में भी आपका लेवल होना चाहिए, और खुद पे उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब भी आप इंट्रोस्पेक्शन करो, डिस्पैशनेटली करो। मतलब मुझे याद है फॉरेस्ट में वो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड क्वेश्चन था ना, तो मुझे मतलब सपने आते थे उसके, कि एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से क्यों नहीं किया, क्यों मुझे उस टाइम याद नहीं आया कि पोलन, क्योंकि वो अकेला क्वेश्चन था बॉटनी से जो पूछा गया था। फॉरेस्ट में मेरे 2 ऑप्शनल थे, बॉटनी और एग्रीकल्चर, बाकी सारे इंटरव्यू एग्रीकल्चर पे गए। बॉटनी पे यही क्वेश्चन था कि एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स के बारे में तुम क्या जानते हो, और उस टाइम पे मैं ब्लैंक पड़ गया था। तो ऐसे एक एक क्वेश्चन, मतलब आरबीआई में भी फर्स्ट में 48 आए ना, 52 होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो 48 किस लिए आया कि बेसल नॉर्म्स मुझसे पूछे थे, और मुझे बेसल नॉर्म्स की एग्जैक्ट कंडीशन नहीं पता थी कि 9% कहाँ पे होता है, 8% कहाँ पे होता है, काउंटर साइक्लिकल बफर का कितना परसेंट होता है, वो सारा ब्रेकडाउन नहीं पता था।
सेकंड इंटरव्यू में मैंने वो सब अच्छे से बताया, लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी उससे पहले वाले इकोनॉमिक्स पूछ लिए। तो उनका भी है ना कि बेसल नाम्स तो अच्छे से करके, चलो इकोनॉमिक्स बताओ, चलो मार्केट रिस्क बताओ। रिस्क के बारे में डिस्कस ही कर रहे हो तो रिस्क अवेटेड एसेट है ना, तो मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, वो सारी चीजें बताओ। तो मार्केट रिस्क पे वो घोड़ा डाल के बैठ गए कि नहीं भाई हमें मार्केट रिस्क ही समझना है। लिक्विडिटी रिस्क वो भी पूछ लिए। तो आरबीआई में क्या होता है, एक चीज अगर वो पकड़ ले ना तो वो एक चीज पे बहुत टॉर्चर करते हैं। आप कितना भी बोलो ना कि मुझे नहीं आता, नहीं बोलते, तुम बताओ, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। वैसे यूपीएससी में क्या होता है कि अगर आपको आंसर नहीं आता है, आप डोंट नो बोलो, तो वो मूव ऑन करते हैं, कभी कभी, कभी कभी करते हैं, हमेशा नहीं करते लेकिन कभी कभी करते हैं। लेकिन आरबीआई में आपको छोड़ते नहीं, एक गलती मिली तो उस पे इतना टॉर्चर रही है। मुझे याद है मैं कुछ डाटा बता रहा था, तो एक पैनल मेंबर ने फोन निकल के सर्च करने लगा कि सही बोल रहा है। तो वैसी भी बातें होती है आरबीआई में। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ आप बोल नहीं सकते कि। तो मैंने बोला ना, इंटरव्यू किस पे डिपेंड करते हैं, आपका मूड कैसा है। अगर आप अच्छे मूड में हो, बिल्कुल बैलेंस्ड हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है आपको कोई टेंशन नहीं है, आप अपने खुद पे सेल्फ सेंटर हो, तो आराम से इंटरव्यू जाए, पैनल ठीक ठाक हो तो। अगर पैनल खराब है और आपका मूड भी खराब है, जैसा मेरा रिसेंट आरबीआई इंटरव्यू में हुआ, तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या हुआ, मुझे फ्लाइट की टिकट भी करनी थी, मेरे दिमाग में वो चीज आगे, मैं बोला कि उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाके इसकी कंप्लेंट करूंगा, तो वो भी चीजें दिमाग में चल रही थी। तो ऑब्वियसली जो फोकस था वो एकेडमिक, मतलब जो इंटरव्यू का जो फोकस है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था। तो 40 मार्क्स तो मुझे मतलब कम ही लगते हैं मेरे इसके। सो गाइज, अब हमने सब कुछ अक्षय सर से डिस्कस किया। आई थिंक इनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है और आपने काफी कुछ सीखा होगा इनसे, स्टार्टिंग फ्रॉम कि इन्होंने जब अपनी एक, क्योंकि बहुत लोग बच्चे होते हैं जो शायद गांव से पढ़ रहे हो आप लोग, और आप एक मोटिवेशन लेके जाते हो कि बड़े सपने हैं, उसको कैसे पूरा कर सकते हो, वो आपने इनसे सीखा है। नवोदय में जाके इन्होंने कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को इन्होंने आपसे साथ शेयर किया है। फिर इन्होंने आपको अपना ड्रीम बताया कि कैसे आइजर में गए, इन्होंने साइंस, अगर रिसर्च बनना चाह रहे थे तो उसमें इन्होंने कितना ज्यादा इन्होंने पढ़ा था कि मुझे ये विजन जो था इनका क्लियर था। ड्यू टू सम हाउ इन्होंने अपनी जर्नी चेंज की और यूपीएससी की जर्नी इन्होंने आपको बहुत ही दिल से बताई है, आपको पूरी की पूरी जर्नी, कि कैसे इन्होंने अपनी पूरी जर्नी को सम अप किया है, कैसे कैसे इन्होंने अपनी जर्नी में क्या क्या चीजें, अप्स देखे, डाउन्स देखे, और सब कुछ इन्होंने आपको बताया है। तो थैंक्स अ लॉट अक्षय सर फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद द स्टूडेंट्स। आई थिंक बहुत बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बट अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी एक लास्ट मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहते हैं, कि क्या करें वो बच्चे, क्योंकि बहुत बच्चे होंगे जो शायद इसी सर्कल में घूमते रहते हैं कि यार यूपीएससी दे रहे हैं, नहीं हुआ, हो गया, मेंस दिख रहे हैं, इंटरव्यू में नहीं जा पा रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं यूपीएससी से आरबीआई में जाते हैं कि इस एग्जाम को दे, स्टेट को दो या ना दे। तो आप उनको क्या एक फाइनल सजेशन देना चाहते हो एज अ गाइड, एज अ मेंटर? तो मेरा मैसेज ये होगा कि यूपीएससी प्रिपरेशन इज नॉट थिंग कि एक अटेम्प्ट में हो जाएगा। जिसका भी एक अटेम्प्ट में हुआ है उसने 2-3 साल पहले मेहनत की है उसके लिए। वो भले ही आपको ना दिखती हो, आपको बस एक अटेम्प्ट दिखता हो, लेकिन पिछले 2-3 साल, मतलब मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोग देखे, उन्होंने 2-3 साल पहले ऑप्शनल का अच्छे से कोचिंग लिया या खुद से किया कोचिंग, और ऑप्शनल पूरा करके ही वो फर्स्ट अटेम्प्ट दिए। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग सिर्फ प्रीलिम्स देखते हैं कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए फिर मेंस देते हैं और अटेम्प्ट वेस्ट करते हैं। तो जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है उन्होंने ऑप्शनल बड़ा अच्छा किया है। तो उस गलत फहमी में मत रहिए कि एक अटेम्प्ट में हो जाता है यूपीएससी। ठीक है, आपको मिलेंगे टॉपर्स, लेकिन यूजुअल ट्रेंड यही है कि 2-3 साल तो लगते हैं आपके। यूजुअल ट्रेंड तो यही है, कुछ लोगों के 6-7 साल भी लगते हैं, लेकिन इतना मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा। बस यही बोलूंगा कि इतना आसान नहीं है कि, मतलब हमारे जैसे लोग जो इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस से आते हैं। अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था कि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सारे अच्छे कॉलेज वाले लोग ही कर रहे हैं यूपीएससी, तो उनके भी बहुत सारे अटेम्प्ट जाते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छे कॉलेज वाले इसका मतलब 1-2 अटेम्प्ट में ही हो गया, तो वैसा नहीं होता। तो उनको भी एफर्ट है, मतलब सबको एफर्ट है। वैसे चीजें तो आसानी से आई है मेरी लाइफ में, इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मतलब मेरे हिसाब से तो वो स्ट्रगल नहीं है, लेकिन बाकियों के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि मुझे पढ़ने की आदत है तो मुझे वो इतना बोझ नहीं लगता। लिखने की आदत है तो इतना वो
टायरिंग काम नहीं लगता। लेकिन अगर आपको आदत लिखने की भी नहीं है, पढ़ने की भी नहीं है, और आप सोच रहे हो कि ये आप बन पाओगे, तो आपको दोनों दोनों आदतें लगानी है पहले, फिर बाद में यूपीएससी करना है। नहीं तो वो ईयर्स का वेस्ट होगा, प्रोडक्टिव ईयर्स जाएंगे, तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, आपके पेरेंट्स के लिए भी नहीं सही होगा, जो आपसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे। तो मेरा यही सजेशन है कि थिंक बिफोर यू एक्ट, कि एक्ट करना ही है, सिर्फ अटेम्प्ट देना ही है, इसलिए अटेम्प्ट मत दो। पहले सोचो अच्छे से, स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर जाओ। वही मैं कहना चाहूँगा। So thanks a lot अक्षय सर for giving us your precious time। और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आप, जैसे भी आगे भी आपके जो भी फ्यूचर गोल्स हैं, चाहे वो यूपीएससी है या आप अगर कभी भी आपके मन में सच का है, तो आप उस चीज को भी जरूर पूरा कीजिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू।